Okay, so first of all, we'll look at the build process of the micro mouse. Then we'll look at the hardware components that we will use in our maze solver. Ibrahim, can you please take control because the pop-ups keep showing up on my screen. Excuse me, Ibrahim? Yes, I am taking the control. Please confirm Okay. it. Is my screen still visible after giving you the control? Yes, your screen is visible. Okay. Okay, so everyone, first of all, we'll look at the build process, the overall build process. And after that, we will see which hardware we will be using in our micro mouse or our maze solver. And after, and at the end, we will look at the algorithms used inside micro mouse or maze solvers. So पहले शुरू करते हैं एक क्विक नोट हम इस वर्कशॉप के अंदर कोई भी कोड कवर नहीं करेंगे मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगा आपको हार्डवेयर यूज़ करने के तरीके बताऊंगा उसके बाद आपको एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंट करने के तरीके बताऊंगा मगर हम इस वर्कशॉप के अंदर कोई भी कोड इस ऐसी चीज़ों को डिस्कस नहीं कर पाएंगे ओके Okay, सो wait. I guess screen is not visible to some people. Let me just confirm. okay Ibrahim can you unmute all of them for just a second we can ask them who can see the screen or who cannot. Okay, let me unmute someone. Okay, ma'am Fatma, can you confirm that our screen is visible or not? Yes, it's visible. Okay, thank you. Yes, Salman, Okay, you can so continue. जो भी अभी तक माइक्रोमॉस या मेस सॉल्वर्स के अंदर है उसने ये वीडियो जरूर देखी होगी फ्रॉम वेरिटाजिम तो हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज माइक्रोमॉस सो माइक्रोमॉस एक बहुत पॉपुलर इंटरनेशनल कंपटीशन है जिसके अंदर आप छोटे छोटे रोबोट्स बनाते हो जो कि ऑटोनोमसली मेज को सॉल्व करते हैं और आप उनको ड्यूरिंग द रन आप उन्हें टच नहीं कर पाते आप कंपटीशन के दौरान आपको एक 16x16 की ग्रिड मिलती है और पाकिस्तान में जितने भी कंपटीशन हैं उनके अंदर आपकी ग्रिड या आपका मेज 9x9 का होता है 9x9 इंचेस सॉरी 9x9 फीट अब जो एक सेल है आपकी मेज के अंदर वो 1x1 फीट का भी हो सकता है या तो फिर 18x18 सेंटीमीटर का और जो टोटल आपके सेल्स होंगे वो होंगे 9x9 या फिर 16x16 तो इस तरह आप डिफरेंट अरेंजमेंट्स के अंदर आपको मेजेस मिल जाते हैं इस डिफरेंट अरेंजमेंट्स के अंदर आपको मेजेस मिल जाते हैं अब कंपटीशन के अंदर दो रिक्वायरमेंट्स हैं पहली कि आपका बॉट फुली ऑटोनोमस होना चाहिए ड्यूरिंग द रन आप अपने बॉट को छेड़ नहीं सकते आपका बॉट खुद ही नेविगेट करके सेंटर तक पहुंचेगा और जो मेज होगा वो अनसीन होगा मतलब कंपटीशन में बॉट रखने से पहले आपको पता भी नहीं होगा कि मेज दिखता कैसे है मतलब वो लोग मेज के ऊपर कपड़ा डाल देते हैं और जब आपकी ट्राई आती है या फिर आपकी बारी आती है कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की तब वो मेज के ऊपर से कपड़ा हटाते हैं और आपको पता चलता है मेज है कैसा आप अपने कोर्ट को नहीं छेड़ सकते आप सिर्फ अपने बॉट को रखते हो और आपको टोटल 2 रन्स मिलते हैं अब 2 रन्स ही आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं सबसे पहले रन के अंदर आपका बॉट पूरे मेज के अंदर घूम के उसको नेविगेट करता है उसको मैप करता है उसको मैप करके उससे पता चल जाता है वॉल्स किस साइड पर हैं और वॉल्स कहाँ पर नहीं है और जब दूसरा रन है अब आपको पता चल गया कि टोटल मैप कैसा दिखता है तो आप शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करोगे और आप फुल स्पीड के अंदर मेज के सेंटर के अंदर जो कि आपका गोल है जहाँ पर आपने पहुंचना है शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर आप वहां तक नेविगेट करके पहुंचोगे अब उस तक ये काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एल्गोरिथम्स हैं जो कि हम एंड पर डिस्कस करेंगे मगर अभी हम इसके हार्डवेयर पर बात करते हैं Okay, अब Salman, ऑब्जेक्टिव अगर so आप I देखो think someone has a question. Ahmed Mustafa has a question. So I am unmuting his mic. Yes, Ahmed Mustafa, you can ask your question now. हेलो
Okay, Ibrahim, you can mute them. I think we can do it at the end. Or if Yes, you can someone has continue. a very important question, they can interrupt Ibrahim or they can raise their hands. He'll tell me that if Yes, someone has a question. they can raise their hands and I will Okay. unmute their mics, right? ओके, तो जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपने सबसे पहले तो पूरे मेज़ को एक्सप्लोर करना है। उसके बाद आप ये आपको सबसे पहले खुद ही पता होगा कि जो गोल पोज़ीशन है वो कहाँ पर है। वो आप पहले से अपने कोड के अंदर सेट कर देते हो। अब ऐसा क्यों है? अब देखो जो आपकी सॉरी अब देखो जो आपकी ग्रिड है, वो सिमेट्रिक है। तो मतलब आपको पता है कि हर तरफ सेल जो हैं वो इक्वल इन नंबर हैं। तो आपकी अगर आप इसको एक कोऑर्डिनेट पोज़ीशन दें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला सेल, तो आपको पता होगा कि सेंटर हमेशा कहाँ पर है और जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं जो आपकी गोल पोजीशन है जहाँ पर आपने एट द एंड पहुँचना है वो हमेशा सेंटर होता है। तो आप ये खुद ही बता सकते हो कि सेंटर कहाँ पर है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो मेज़ थी वो 5 बाय 5 की थी, तो मतलब 4 आपके आगे इस साइड पर सेल्स 4 सेल्स इस साइड पर आ गए और दरमियान में आपका आ गया गोल पोजीशन, ठीक है? तो मतलब कि 4 सेल्स इसके इस साइड पर हैं, 4 सेल्स इसकी इस साइड पर हैं और जो टोटल मेज़ होगा वो होगा 5 बाय 5 का। जो 4 बाय 4 का मेज़ होता है वो असल में 5 बाय 5 का होता है त सिमेट्री बरकरार रखने के लिए, ताकि इक्वल नंबर ऑफ सेल्स दोनों पोज़ीशंस पर हों, मतलब दोनों साइड्स पर इक्वल नंबर ऑफ सेल्स हों, ताकि जो सेंटर है वो हमेशा सिमेट्रिक रहे। क्योंकि आप बोर्ड को बिना ये बताए कि उसकी गोल पोज़ीशन कहाँ पर है, आप कभी भी बोर्ड को खुला नहीं छोड़ सकते, मतलब उसे खुद से ये नहीं पता चलेगा गोल पोज़ीशन क्या है। आपको पहले से स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि गोल पोजीशन है कौन-सी। अब ऑब्जेक्टिव्स में यही था कि सबसे पहले आपने जो कोड के अंदर गोल स्पेसिफाई किया हुआ था, आपने वहाँ तक पहुँचना है। सबसे पहले आपने पूरे मेज़ को मैप करना है कि वॉल्स कहाँ पर हैं और कहाँ पर नहीं है। ओके? तो ये जो कॉम्पिटिशन है ये है असल में इंटरनेशनल, माइक्रो माउस के नाम से आपने सुना होगा। मगर ऐसे कॉम्पिटिशन्स पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर नहीं होते। उसमें ये होता है कि वो आपको अ जो टारगेट पोज़ीशन है वो सेंटर में नहीं होती, वो साइड्स पर होती है। तो आप बहुत ईज़िली नेविगेट करके वॉल को भी फ़ॉलो करके टारगेट पोज़ीशन तक पहुँच सकते हो। कोई भी कॉम्पिटिशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर नहीं होता। मतलब थके-थके बॉट आते हैं जो बहुत स्लो-स्लो चल रहे होते हैं और वो भी जीत कर चले जाते हैं। और पाकिस्तान के अंदर आपने बैतुल-सलाम का नाम सुना होगा, जिन्हें ईएमई में मौलवी कहते हैं। तो हर कॉम्पिटिशन वही जीतते हैं और उनका अपना भी कॉम्पिटिशन है जिसे टिफ़ कहते हैं। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फेस्टिवल, ये लोग बैतुल-सलाम जो मदरसा है वो लोग कराते हैं तलगंग के अंदर और ये कॉम्पिटिशन फुली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर होता है। आपका जो गोल है वो सेंटर में होता है और इनके अपने बोर्ड काफ़ी तेज़ हैं और पाकिस्तान के अराउंड ज़्यादातर लोग अभी माइक्रो माउस बना नहीं पा रहे, तो इनके कॉम्पिटिशन के अंदर बहुत कम होते हैं, मगर इंशाल्लाह हम इस बार टारगेट करेंगे कि ईएमई से भी काफ़ी लॉन्ग जाए यहाँ पर। तो व्हाट आर डिफरेंशियल ड्राइव रोबोट्स? अब लाइन फॉलोअर्स तो आपने देखे होंगे, वो भी डिफरेंशियल ड्राइव हैं और मेज सॉल्वर्स ये दोनों डिफरेंशियल ड्राइव्स हैं। ओके? तो डिफरेंशियल ड्राइव काम किस तरह करता है? अब डिफरेंशियल ड्राइव में 4 व्हील्स भी हो सकते हैं और 2 व्हील्स भी हो सकते हैं। अब डिफरेंशियल नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये ना 2 व्हील्स की डिफरेंस इन स्पीड्स के ऊपर काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास एक रोबोट है, उसके मैं 2 व्हील्स रखता हूँ। ये जो रोबोट आपको नज़र भी आ रहा होगा। अगर मैं इसके सिर्फ़ 2 व्हील्स रखता हूँ, अब इन 2 व्हील्स की स्पीड के डिफ़रेंस की बुनियाद पर मैं इसको नेविगेट करा सकता हूँ या फिर इसको मूव कर सकता हूँ। अब डिफरेंशियल ड्राइव एक लोकोमोशन है। लोकोमोशन कहते हैं रोबोट के मूव करने के तरीके को। तो डिफरेंशियल ड्राइव भी एक टाइप ऑफ लोकोमोशन है। अब इस लोकोमोशन में हम सिर्फ़ डिफरेंस इन अ, स्पीड ऑफ टायर्स की बुनियाद पर नेविगेट करेंगे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके दोनों टायर्स की स्पीड, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो ब्लू कलर के वेक्टर्स नज़र आ रहे हैं आपको व्हील के साथ, ये हैं स्पीड वेक्टर्स और जो रेड कलर का आपको एरो नज़र आ रहा है, ये रोबोट का डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है? अब अगर देखो यहाँ पर आपको पहले ये जो स्ट्रेट वाला नज़र आ रहा है आपको, स्ट्रेट वाले डायग्राम, इसके अंदर आप नोट करोगे कि जो स्पीड वेक्टर्स हैं या वेलोसिटी वेक्टर्स हैं, वो दोनों बराबर हैं। यानी कि दोनों व्हील्स की स्पीड बराबर है और एक ही डायरेक्शन में है। दोनों एक ही डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं। इससे क्या होगा? हमारा रोबोट स्ट्रेट लाइन में सामने मूव करेगा। अब अगर हम एक व्हील की यानी कि लेफ्ट व्हील की स्पीड थोड़ी स्लो करें और राइट व्हील की स्पीड तेज़ कर दें। अब डायरेक्शन को चेंज नहीं करना, डायरेक्शन फॉरवर्ड ही रहेगी। अगर आप लेफ्ट व्हील की स्पीड स्लो कर दोगे और राइट व्हील की स्पीड फास्ट कर दोगे, तो इससे क्या होगा? आपका बॉट इस साइड पर कम स्पिन करेगा और इस साइड से
उसको ज़्यादा टॉर्क फील होगा। अब ये एक किस्म का मोमेंट ही है, तो वो लेफ्ट टर्न ले लेगा। अब अगर आप लेफ्ट रोबोट रोबोट कह रहा हूँ, जो आपका लेफ्ट व्हील है उसकी स्पीड को ज़्यादा कर देते हो और राइट व्हील की स्पीड को कम कर देते हो, इससे क्या होगा, आपका बॉट राइट टर्न ले लेगा। और हाँ हाँ, अब अगर आप दोनों व्हील्स की स्पीड बराबर रखते हो, दोनों व्हील्स की स्पीड को बराबर रखते हो मगर ऑपोजिट कर देते हो, तो रोबोट अपनी पोजीशन के ऊपर स्पिन करेगा। जितनी देर के लिए आप करते हो ये इतना स्पिन करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ देर के लिए करते हो ये इधर मुड़ जाएगा, थोड़ा और करते हो ये इधर मुड़ जाएगा। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों को स्पिन कराते हो तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मुड़ जाएगा, मगर इन प्लेस करेगा। ये कोई भी लीनियर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा, सर्कुलर मोशन अपनी पोजीशन के ऊपर, मतलब कि रोटेशन अपनी प्लेस के ऊपर रोटेशन करेगा। अब ये थे डिफरेंशियल ड्राइव रोबोट्स। अब वर्किंग ऑफ LFR। अब अगर आप जानना चाहते हो कि मेज सॉल्वर किस तरह काम करता है, तो मेज सॉल्वर भी एक LFR की अपग्रेडेड वर्जन है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि LFR किस तरह काम करता है। अब LFR जिस तरह कि मैंने पहले बताया कि LFR भी एक डिफरेंशियल ड्राइव रोबोट है। तो LFR के ऊपर दो सेंसर्स होते हैं जो कि ब्लैक लाइन डिटेक्ट करते हैं। अब जो सेंसर्स लगे हुए हैं स्पेसिफिकली, ये मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा सेंसर्स हैं कैसे, और इंशाल्लाह हम ये भी सीखेंगे ये सेंसर हम खुद किस तरह बना सकते हैं। मगर अभी सिर्फ मैं ये स्पेसिफाई करूंगा कि ये सेंसर्स हैं जो कि ब्लैक लाइन डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आप ब्लैक लाइन के ऊपर आओगे तो ये आपको 1 रीडिंग दे देगा, और जब आप 0 के ऊपर हो तो ये आपको जो रीडिंग देगा वो 0 होगा, यानी कि एक किस्म का डिजिटल सेंसर, ठीक है। अब देखो इसके हम इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं बेस्ड ऑन सेंसर की कंडीशन। सेंसर्स हमारे जो दो हैं जो हमने हमने रोबोट के फ्रंट के ऊपर लगाए हुए हैं, वो किस कंडीशन के अंदर है, उनके ऊपर हम 3 केसेस के अंदर इसके जो मैनेवरेबिलिटी है उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो दो हैं सेंसर हैं, लेफ्ट सेंसर और राइट सेंसर। अब अगर ये दोनों सेंसर वाइट कलर के ऊपर होंगे तो मैं रोबोट को बताऊंगा कि ये फॉरवर्ड मूव करे, स्ट्रेट लाइन में फॉरवर्ड मूव करेगा। अब अगर मेरा राइट सेंसर आ जाता है ब्लैक लाइन के ऊपर, तो मैं क्या करूंगा, जिस तरह मैंने डिफरेंशियल ड्राइव के अंदर आपको बताया था कि हम इसकी स्पीड कम कर देंगे और इसकी स्पीड ज़्यादा कर देंगे, तो ये थोड़ा सा इधर मूव करेगा, तब तक मूव करेगा जब तक ये वाला सेंसर वापस वाइट लाइन पे नहीं आ जाता। तो इस तरह ये वापस वाइट लाइन पे आ जाएगा और ये दोबारा लाइन फॉलो करना शुरू कर देगा। अब अगर हमारा लेफ्ट सेंसर आ जाता है ब्लैक लाइन के ऊपर, तो इधर भी हम यही करेंगे। यहाँ पर अब हम इस व्हील की स्पीड स्लो करेंगे मगर डायरेक्शन सेम ही रहेगी, डायरेक्शन हमेशा फॉरवर्ड होगी, ठीक है। और इस व्हील की स्पीड तेज करेंगे थोड़ी, तब तक तेज करेंगे जब तक ये वाला सेंसर वापस वाइट लाइन पे नहीं आ जाता। जैसे ही ये वाइट लाइन पे आएगा हम दोनों की स्पीड दोबारा बराबर कर देंगे और ये स्ट्रेट लाइन में चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपका पाथ कर्व भी हो जाता है तो ये रोबोट सिर्फ इसी एल्गोरिथम की बेस के ऊपर यहाँ पर इस लाइन के राउंड घूम जाएगा। अगर ब्लैक लाइन आई तो वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। अब यहाँ पर आप देखो कि मोटर की स्पीड मैटर नहीं करती, मतलब जो मोटर्स हैं, कोई भी दो मोटर्स बेशक वो सेम हो, सेम कंपनी से हो और एक ही बैच के अंदर बनी हो, फिर भी उनकी स्पीड कभी भी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि मोटर की जो वाइंडिंग है उसके, एक तो उसकी लेंथ आप कभी भी बराबर नहीं रख सकते, और दूसरे जो मैग्नेट का मैग्नेटिज्म है जो मोटर के अंदर यूज हुआ है उसको भी आप कभी भी बराबर नहीं रख सकते दो मोटर्स के अंदर। इसीलिए मोटर की पावर और मोटर की स्पीड कभी भी बराबर नहीं रहेगी, ठीक है। तो आप, अब अगर मोटर की स्पीड जो है वो यहाँ पर मैटर ही नहीं करती, क्योंकि आप अगर एक मोटर स्लो भी हो और एक मोटर तेज भी हो तो आप इस एल्गोरिथम से मोटर को स्ट्रेट लाइन पर रख सकते हो। मतलब अगर मोटर की देखो अगर हम स्ट्रेट लाइन के ऊपर ना रख पाते, अगर हमारे पास ब्लैक लाइन ना होती, तो मोटर की स्पीड के अंदर अगर डिफरेंस होता तो ये ऑटोमेटिकली एक साइड पर टर्न ले लेता। मगर ब्लैक लाइन अगर हमारे पास है तो हम उसी को फॉलो करते हुए स्ट्रेट लाइन पे चल सकते हैं। बेशक पाथ थोड़ा वॉबली होगा, बॉट जो हमारा रोबोट है वो बार बार वॉबल करेगा, मगर हम स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही चलेंगे। अब आते हैं LFR वर्सेस मेज सॉल्वर्स। अब देखो लाइन फॉलोअर्स के पास तो एक लाइन थी, ठीक है, ब्लैक लाइन उनके पास प्रोवाइडेड थी, वो उसको फॉलो करते जा रहे थे। मगर मेज सॉल्वर्स के केस में क्या है, वो एक मेज के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, वो बहुत हाई स्पीड पे चल रहे हैं, मगर आपने नोट किया होगा उनके पास कोई भी लाइन नहीं है जिसको वो फॉलो कर सकें। उस मेज के अंदर उनके पास कोई भी ब्लैक लाइन नहीं है जिसको वो फॉलो करते करते स्ट्रेट लाइन में रहेंगे। अब मोटर्स की स्पीड जैसे मैंने आपको बताया, कभी भी दो मोटर्स की स्पीड सेम नहीं होती, तो वो कभी ना कभी अपने पाथ को
लूज कर देगा, मतलब या तो लेफ्ट साइड पे जा रहा होगा या तो राइट साइड पे जा रहा होगा। इससे काफ़ी मसले होंगे, या तो वो दीवार के साथ टक्कर मारेगा जो कि एक फाउल है। आप कंपटीशन से बाहर भी आ सकते हो अगर आप बार बार वॉल के साथ टक्कर मार रहे हो, ठीक है। और दूसरा, आप कभी भी सही से नेविगेट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको अपनी पोजीशन का ही नहीं पता। आप अगर स्ट्रेट लाइन से कर्व्ड पाथ के अंदर जा रहे हो तो आप कभी भी पता नहीं कर सकते कि मैं भी किस पोजीशन पे हूँ, ठीक है। तो ये सबसे पहली प्रॉब्लम है मेज सॉल्वर्स के अंदर, आपके पास लाइन नहीं है। सो व्हाट इफ वी कैन नो हाउ मच द डिस्टेंस ईच व्हील ट्रेवल्ड, ओके। अगर आपको पता हो कि हर व्हील ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं दोनों व्हील के डिस्टेंस को बराबर कर सकता हूँ किसी तरीके से। मैं ये कर सकता हूँ कि कोई भी व्हील कभी भी दूसरे व्हील से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल ना करे, तो इससे मेरा बॉट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर सकता है। अब देखो, अगर मैं कहता हूँ ये वाला व्हील था, अगर मेरे पास कोई सेंसर हो जो मुझे बता दे इस व्हील ने और इस व्हील ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इसने 4 सेंटीमीटर ट्रेवल किया है तो ये भी 4 सेंटीमीटर ट्रेवल करे, ताकि ये लोग स्ट्रेट लाइन के अंदर रहें। अगर देखो इस तरह हो गया कि ये वाला व्हील जो था इसने अगर 4 सेंटीमीटर की ट्रेवल किया है, मगर ये वाला व्हील 6 सेंटीमीटर कर जाए, तो ये स्लाइड टर्न ले लेगा इस डायरेक्शन के अंदर, थोड़ा सा टर्न ले लेगा इस डायरेक्शन के अंदर। तो मतलब मैं इसको सिर्फ ये मेक श्योर कर सकता हूँ कि दोनों व्हील्स हमेशा बराबर डिस्टेंस कवर करें। इससे ये श्योरिटी मिल जाएगी कि मेरा बोर्ड स्ट्रेट लाइन के अंदर है बगैर लाइन फॉलो किए। सबसे बड़ा फायदा ये है क्योंकि मेरे सॉल्वर्स के अंदर लाइन नहीं है। अब ये कौन सा सेंसर है? ये है इनकोडर। अब ये मोटर्स जो एमिनेंट्स हैं उनने तो देखी होंगी, जो आपके सीनियर्स हैं जिन्होंने भी इंडिजिनस में है, ये वो मोटर्स यूज़ कर रहे थे, मगर आपको पता नहीं होगा ये उन मोटर्स उनने क्यों यूज़ किए हैं, ठीक है। अब वैसे देखने में ये नॉर्मल मोटर है, मगर आप ये एक चीज़ थोड़ी अजीब यहाँ पर देखोगे कि इसके पीछे एक डिस्क लगी हुई है छोटी सी। अब इस डिस्क का काम क्या है? अब ये डिस्क एक सेंसर है जिसे हम इनकोडर कहते हैं। अब इस पूरी मोटर का नाम इनकोडर नहीं है, ये एक नॉर्मल मोटर है। ये जो सेंसर हमने इसके साथ लगाया हुआ है ये इनकोडर है, ठीक है। अब इनकोडर की वर्किंग क्या है? अब इनकोडर काफ़ी ज़्यादा टाइप्स के आते हैं, मगर जो इनकोडर अभी हम डिस्कस करेंगे वो है हॉल इनकोडर। हॉल इनकोडर ये मैग्नेटिज्म इफेक्ट के ऊपर काम करता है, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे करूं कि जो मोटर का शाफ्ट है, ठीक है, ये मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, मतलब ये मोटर का शाफ्ट आपको नजर आ रहा है, ये उसका रेडियस है मोटर के शाफ्ट का, ठीक है। अब मोटर के शाफ्ट के साथ बैक साइड पे अगर मैं एक डिस्क लगा दूं, ठीक है, अब डिस्क के अंदर मैं छोटे छोटे मैग्नेट्स रख दूं, डिस्क के अंदर मैंने छोटे छोटे मैग्नेट्स रख दिए। अब एक सेंसर आता है जिसे हम कहते हैं हॉल सेंसर। अब इस सेंसर की यह खासियत है कि अगर आप इसके क्रॉस सप्लाई दो, इसके क्रॉस अगर सप्लाई दो, तो ये कभी भी करंट गुजरने नहीं देगा जब तक आप इसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते। मतलब जब तक इसके पास कोई भी मैग्नेट नहीं आता तब तक ये अपने अंदर से करंट पास होने नहीं देता। ये स्कीमेटिक थोड़ी गलत बना दी है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना, मैं दोबारा बना देता हूँ। हाँ, तो आप इसके क्रॉस 5 वोल्ट प्रोवाइड करते हो। ये छोटा सा सेंसर होता है, ठीक है। जो आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा होगा, ये जो छोटा सा आपको नज़र आ रहा है ब्लैक कलर का सेंसर यहाँ पर जो लगा हुआ है ये है हॉल सेंसर, ठीक है। अब इसके क्रॉस आप 5 वोल्ट देते हो और ये सिग्नल पे तब तक, सिग्नल वाली पिन पे तब तक सिग्नल नहीं देता जब तक आप इसके करीब कोई मैग्नेट नहीं लाते। जैसे ही आप मैग्नेट लाओगे, जितने सेकंड के लिए लाओगे तब तक ये सिग्नल प्रोवाइड करेगा, उसके बाद ये रुक जाएगा। ये नॉर्मली क्लोज हॉल सेंसर। नॉर्मली ओपन भी होते हैं जो कि सिग्नल देते रहते हैं, जब आप मैग्नेटिक फील्ड पास रहते हो तब वो सिग्नल को रोक देते हैं। मगर ये नॉर्मली क्लोज, ये नॉर्मली क्लोज रहता है, मगर जैसे ही आप मैग्नेट पास रहते हो तो ये ओपन हो जाता है, ठीक है। अब अगर मैं इसके करीब एक हॉल सेंसर रखता हूँ, अब देखो ये अल्टरनेटिंग पोजीशंस के ऊपर मैग्नेट लगे हुए हैं, कुछ पोजीशंस पे नहीं है और कुछ पोजीशन में मैग्नेट है, तो मतलब थोड़े थोड़े गैप पे मैग्नेट लगे हुए हैं, ठीक है। अब अगर मेरा व्हील स्पिन होता है तो ये थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसके पास मैग्नेट आएंगे, तो ये ऑन होगा कुछ देर के लिए। अब मैं अपने कोड के अंदर ये कंडीशन लगा देता हूँ कि जब भी सिग्नल आए तो आप एक वेरिएबल के अंदर +1 कर दो, ठीक है। अब टोटल यहाँ पर मैग्नेट आपको कितने नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मैग्नेट्स हैं टोटल, ठीक है। अब मैं कहता हूँ जब तक
नो टोटल टिक्स ना आए। ये जब भी मैग्नेट मेरे सेंसर के पास आएगा, इसको मैं टिक बोलता हूँ टेक्निकल टर्म्स में, ठीक है। अब जब भी मैग्नेट मेरे सेंसर के पास आएगा तो मैं इसे बोलूंगा 1 टिक। ओके, तो जब भी मेरे वेरिएबल में 9 टिक्स हो जाएंगे, इसका मतलब है मेरे व्हील ने 1 रोटेशन कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा रुकता हूँ, यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि अगर किसी को नहीं समझ आई तो वो यहाँ पर पूछ ले, क्योंकि ये थोड़े स्केची है, कुछ लोगों को समझ नहीं आती, तो आप पूछ सकते हो अगर आपको ये बात नहीं समझ आई। हैंड रेस करो, इब्राहिम मुझे बता देगा। जी, आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, मतलब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो देखो, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था कि जब भी इसके सामने मैग्नेट आएगा, डिस्क के अंदर जो हमने मैग्नेट लगाए हुए हैं, तो ये जैसे ही हमारे पास सिग्नल आएगा, हम कोड में ये करेंगे कि वेरिएबल के अंदर +1 कर देंगे, वेरिएबल के अंदर +1 कर देंगे। और जैसे ही हमारे पास 9 टिक्स होंगी, मतलब 9 बार मैग्नेट मेरे सेंसर के सामने से गुजरेगा, तो मैं ये कहूँगा कि मेरे जो डिस्क है उसने एक रोटेशन कंप्लीट कर दी है। और जो मेरे शाफ्ट के दूसरे एंड पे व्हील लगा हुआ है, मतलब उस व्हील ने भी एक रोटेशन कंप्लीट कर दिया। ये जिस तरह आप मोटर देखो, अगर इस मोटर के इस शाफ्ट पे मैं व्हील लगा देता हूँ, और इसके बैक साइड शाफ्ट पे जो थोड़ा सा शाफ्ट निकला हुआ है, ठीक है, मतलब कि मोटर की बैक साइड पे जो थोड़ा सा शाफ्ट निकला हुआ है, वहां पर मैंने मैग्नेटिक डिस्क लगाई है, ये जो नजर आ रही है आपको ब्लैक। और इस डिस्क के साथ मैंने लगा दिए ये सेंसर, ब्लैक कलर का सेंसर जिसे हॉल सेंसर कहते हैं। सॉरी। हाँ, तो जब भी नो टिक्स कंप्लीट होंगी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे व्हील ने एक रोटेशन कंप्लीट कर ली है। अब देखो, आप जो व्हील कनेक्ट करोगे, आपको उसकी रेडियस पता होगा। जो भी व्हील आपने कनेक्ट किया हुआ है शाफ्ट के साथ, अपने रोबोट के लिए, अपने रोबोट के मूव करने के लिए, तो उसका रेडियस आपको पता है। और जो सर्कमफेरेंस है व्हील की, वो आप किस तरह निकाल सकते हो, 2πr। ओके, इससे आपको पता चल जाएगा सर्कमफेरेंस इस व्हील की कितनी है। जब आपको सर्कमफेरेंस पता चल गई, तो आप कोड के अंदर जब ये कंडीशन अचीव हो रही है कि नो टिक्स कंप्लीट हो गए, तो आप ये कह सकते हो कि मेरे जो मेरा व्हील था उसने एक सर्कमफेरेंस जितना डिस्टेंस कवर कर लिया। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको काट कर इस डिस्टेंस को, इसकी सर्कमफेरेंस को सीधा कर दूं, तो ये डिस्टेंस होगा 2πr। 2πr से मेरे पास जितना भी डिस्टेंस आ रहा है, मतलब जितनी भी सर्कमफेरेंस है, एक रोटेशन के बाद मेरे व्हील ने उतना डिस्टेंस कवर किया होगा। क्योंकि व्हील जब रोटेट करता है तो उसका कॉन्टैक्ट एरिया ज़मीन के साथ वो चेंज होता रहता है। तो जब भी मेरी एक रोटेशन कंप्लीट होगी, तो मतलब मेरी सर्कमफेरेंस ने पूरा कॉन्टैक्ट एरिया ज़मीन के साथ कंप्लीट कर लिया। तो मेरी एक रोटेशन कंप्लीट होने पे 2πr जितना भी डिस्टेंस बनता है, ये इतना डिस्टेंस मेरे एक व्हील ने कवर कर लिया। अब ये डिस्टेंस कवर हुआ है एक व्हील का। अब देखो, ये जो मेथड हमने अभी यूज़ किया है, इससे हम ये नहीं बता सकते कि व्हील ने फॉरवर्ड मूव किया है या फिर रिवर्स मूव किया है। तो इसके लिए हम ये करते हैं। हाँ, तो इसके लिए हम ये करते हैं कि जो हमारी डिस्क है, इनकोडर डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क यानी कि, तो हम जो दो हॉल सेंसर्स हैं वो दो यूज़ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हम ये करेंगे कि जो दो हॉल सेंसर्स रखेंगे वो हमेशा मैग्नेट्स के सामने नहीं होंगे, ठीक है। अगर एक हॉल सेंसर मैग्नेट के ऊपर है, तो दूसरा हॉल सेंसर हमेशा मैग्नेट से दूर होना चाहिए। मतलब दो हॉल सेंसर सिमिल्टेनियसली मैग्नेट्स के सामने नहीं हो सकते। और इसी तरह वाइस वर्सा, दो हॉल सेंसर्स कभी भी एम्प्टी स्पेसेस के सामने नहीं हो सकते। हमेशा एक सेंसर मैग्नेट के सामने होगा और एक सेंसर हमारा मैग्नेट से दूर होगा, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है, इससे हम ये पता कर सकते हैं कि व्हील फॉरवर्ड जा रहा है या रिवर्स जा रहा है। अब देखो, अब मैं इन दो सेंसर्स को कोड के अंदर अलग अलग नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये सेंसर 1 है और ये वाला सेंसर 2 है। अब मैं ये बोलूँगा, अगर मेरा सेंसर 1 पहले वाइट स्पेस के ऊपर है और सेंसर 2 मैग्नेट के ऊपर आ रहा है, तो मतलब मेरा रोबोट फॉरवर्ड मूव कर रहा है। और अगर मेरा जो सेंसर 2 है वो पहले मैग्नेट के ऊपर आता है
बल्कि पहले एम्प्टी स्पेस के ऊपर आता है और उसके बाद मेरा सेंसर 2 आता है मैग्नेट के ऊपर। तो इसका मतलब मेरा रोबोट रिवर्स मूव कर रहा है। इस मेथड से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा बोट फॉरवर्ड मूव कर रहा था या हमारा व्हील फॉरवर्ड मूव कर रहा था या रिवर्स मूव कर रहा था। सिर्फ हमने जो हमारे हॉल सेंसर्स हैं उनको थोड़े डिफरेंस के ऊपर रखना है, हमेशा वो दोनों मैग्नेट के ऊपर नहीं आना चाहिए। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, देखो अब जब ये 5 वोल्ट पे आता है तो ये 0 पे है, और इसी तरह जब ये 5 वोल्ट पे आ रहा है तो ये 0 पे है। मतलब ये हमेशा दोनों एक ही साथ 5 वोल्ट या एक ही साथ 0 पर नहीं आते, हमेशा इनके दरमियान में कुछ डिफरेंस होगा। जो हमारा राइजिंग एज है वोल्टेज का और हमारा फॉलिंग एज है वो हमेशा एक साथ नहीं आ रहे, मगर हम थोड़ा सा ओवरलैप रख रहे हैं ताकि हम पता कर पाएँ कि पहले कौन सा आया था। इनके ऊपर थोड़ा सा ओवरलैप नहीं आना चाहिए, उसका रीज़न ये है कि मैं बताता हूँ, रुको। ये जो इनकोडर की टाइप अभी मैं बता रहा हूँ ये है तो हॉल इनकोडर, मगर स्पेसिफिकली ये है क्वाड्रेचर इनकोडर, क्योंकि देखो ये मुझे 4 एजेस दे रहा है। पहले ये कंडीशंस दे रहा है, ठीक है। जब ये 1 हो रहा है तो ये 0 है, उसी तरह जब ये 1 है तो ये भी 1 है, दोनों 1 1। जब ये 0 हुआ तो ये 1 हुआ और दोनों एक साथ 0। मतलब ये चार स्टेट्स बता रहे हैं, इसीलिए हम इसे क्वाड्रेचर इनकोडर कहते हैं। इसके दो नाम है। सिर्फ क्वाड्रेचर इनकोडर ही हमें बता सकता है कि ये रोबोट फॉरवर्ड जा रहा है या रिवर्स जा रहा है। होप आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आई वो तो दरमियान में इंटरप्ट कर सकता है, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा सारा कुछ। ओके, तो अब आते हैं ऑडोमेट्री के ऊपर। अब ऑडोमेट्री एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे रोबोट ने डिस्टेंस कितना कवर किया है और हमारे रोबोट की ओरिएंटेशन कितनी है। ये मेल सॉल्वर्स के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास लाइन नहीं है। तो हम ये किस तरह पता करेंगे कि जो 18 बाई 18 का सेल है हमने उसको ट्रेवर्स कर लिया है या अभी भी हम उस सेल के अंदर हैं। और इसी तरह हम ये भी इस चीज़ का भी ट्रैक रख सकते हैं कि कितने सेल हमने पार कर लिए हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर 18 बाई 18 का एक सेल है 18 बाई 18 सेंटीमीटर का, अभी मैं सेंटीमीटर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अ, अगर 18 बाई 18 का एक सेल है तो मैं ये देखूंगा कि मेरे जो इनकोडर के दो व्हील्स हैं, यहाँ से अगर स्टार्ट करें, ठीक है, तो मैं ये देखूंगा कि जब भी वो 18 सेंटीमीटर कवर कर लेंगे तो मतलब मैं एक सेल से बाहर चला गया हूँ। एक तो इसके दो फायदे हैं, एक तो मैं स्ट्रेट लाइन में रहूंगा और दूसरा मैं ये पता कर सकता हूँ मैंने एक सेल को लीव किया है या नहीं। तो इस तरह मैं सेल्स का भी ट्रैक रख सकता हूँ कि इस टाइम में मैं इसके अंदर किस जगह पे हूँ। अगर मैंने 18 बाई 18 का सेल ट्रेवर्स कर दिया तो मतलब मैं दूसरे सेल के अंदर एंटर कर गया हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑटोमेट्री हम करते किस तरह। अब ऑडोमेट्री के लिए आपको दो चीज़ें बतानी चाहिए। पहला, आपका व्हील का रेडियस, जैसा मैंने पहले बताया भी था, व्हील का रेडियस मस्ट है। और दूसरा, जो व्हील का कॉन्टैक्ट पॉइंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ से व्हील अगर ज़मीन के साथ टच कर रहा है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं, जो रोबोट के सेंटर तक डिस्टेंस है, व्हील के कॉन्टैक्ट पॉइंट से लेकर व्हील के इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। और दूसरा, व्हील का रेडियस। ये दो चीज़ें आपको पता होंगी तभी आप ऑटोमेट्री कर सकते हो, इसके अलावा ऑटोमेट्री नहीं हो सकती। अब ऑटोमेट्री की कुछ इक्वेशंस हैं, अब हम वो डिस्कस करते हैं। अगर आप डेरिवेशन का कहते हो तो वो भी करा देता हूँ। डेरिवेशन वैसे छोटी सी है। तो सबसे पहले जो ये वाला पॉइंट है सेंटर पॉइंट, इसे हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। सेंटर पॉइंट जो मैंने अभी एक वर्चुअल सेंटर पॉइंट बताया आपको रोबोट का, जो व्हील्स के बिल्कुल दरमियान में होता है। व्हील्स की पोजीशन पे डिपेंड करता है ये पॉइंट, ठीक है। अगर व्हील्स थोड़े आगे होते तो ये भी थोड़ा आगे होता, मतलब रोबोट के सेंटर में होता। अगर आपके व्हील्स थोड़े पीछे हैं तो आपका रेफरेंस पॉइंट भी हमेशा पीछे होगा, ठीक है। अब देखो, अगर आप चाहते हो कि आपको जो लेफ्ट व्हील है उसका अगर डिस्टेंस पता हो कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो उसके लिए फॉर्मूला जो यूज़ होगा वो होगा कि आपके जो टिक्स हैं एक स्पेसिफिक टाइम पे माइनस वो टिक्स जो उस टाइम से पहले थे, मतलब जो आपने स्टोर किए हुए थे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टिक्स जो एक रोटेशन में आपको मिलते हैं। जिस तरह के हमारे केस में 9 थे, जो अभी आप जो मैंने अभी आपको एक हॉल इनकोडर बना के दिखाया था उसके अंदर टोटल 9 टिक्स थे एक रोटेशन में।
तो यहाँ पर आ जाएगा 9, मतलब जो बड़े वाला क्यू है इसका मतलब है कि व्हील के अंदर टोटल कितने टिक्स आ सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ये आपको रेडियस से पता चल जाएगी, यानी कि 2πr, ठीक है। अब ये हम बार बार कोड के अंदर चेक करते रहते हैं, बार बार इस चीज़ को अपडेट करते रहते हैं डीएल को हर सेकंड पे। अब जिन्होंने एम्बेडेड सिस्टम्स या कोडिंग की हुई है उन्हें इंटरप्ट्स का पता होगा। जो हम डीएल कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा इंटरप्ट से करते हैं, जो मोटर के टिक्स हैं वो हमेशा हम देते हैं इंटरप्ट को। और जब भी नंबर ऑफ टिक्स के अंदर थोड़ा इजाफा हो या मतलब हमारे पास सिग्नल आए इंटरप्ट पिन के ऊपर, तो ये हमेशा अपडेट होता रहता है ताकि हमारे पास कोई भी टिक मिस ना हो, ठीक है। तो किसी भी टाइम के ऊपर जब भी मैं इंटरप्ट को चेक करूंगा तो जो नंबर ऑफ टिक्स होंगे एट द टाइम ऑफ इंटरप्ट और जो नंबर ऑफ टिक्स होंगे इंटरप्ट से पहले जो मैंने स्टोर किए हुए थे वेरिएबल में, इन दोनों को माइनस करूंगा, डिवाइड बाय क्यू और मल्टीप्लाइड बाय सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब ये जो टर्म है ये वाली, ये मुझे बता रही है परसेंटेज जो मेरे व्हील ने रोटेट की है, ठीक है। एक ही व्हील ने जो मेरी परसेंटेज रोटेट की है ये मुझे ये बता रहा है, और अगर मैं उसे सी से मल्टीप्लाई करूं तो वो उस परसेंटेज को सी से मल्टीप्लाई कर देता है, यानी कि सर्कमफेरेंस से मल्टीप्लाई कर देता है, जो टोटल डिस्टेंस एक रोटेशन में कवर कर सकता है मेरा व्हील। तो मुझे पता चल जाता है कि लेफ्ट व्हील ने अभी तक कितना डिस्टेंस कवर किया है। ये हो गया एक व्हील का। अब अगर मैं चाहता हूँ दूसरे व्हील का भी पता चले, यानी कि राइट व्हील डिस्टेंस कवर्ड बाय राइट व्हील, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ टिक्स जो मेरे राइट व्हील के पास है जो उसने अभी तक कवर किए हैं, नंबर ऑफ टिक्स, ठीक है, और नंबर ऑफ टिक्स उस टाइम से पहले जो पहले से स्टोर थे, ठीक है, t-1 उस टाइम से पहले, और टोटल नंबर ऑफ टिक्स जो वो वाली डिस्क मुझे दे सकती है, और मल्टीप्लाइड बाय सी, यानी कि सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील, जो व्हील मैंने अपनी मोटर्स के साथ यूज कर रहा हूँ। तो इस तरह मुझे लेफ्ट व्हील और राइट व्हील दोनों का डिस्टेंस पता चल रहेगा हर पॉइंट के ऊपर। जब जब मोटर की टिक्स इंक्रीज करेंगे, यानी कि जैसे ही बॉट थोड़ा सा भी मूव करेगा तो मुझे इमीडिएटली पता चल जाएगा लेफ्ट व्हील ने और राइट व्हील ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। अब सबसे पहले जो कि सिर्फ इक्वेशंस लिखना चाहते हैं, मैं उनके लिए इक्वेशंस लिख देता हूँ डायरेक्टली। अब देखो, अभी तक जो मैंने बताया था ये मुझे इक्वेशंस बता रही हैं लेफ्ट व्हील और राइट व्हील इंडिपेंडेंटली कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, मगर मुझे जो चीज़ जाननी है वो ये है कि जो मेरा रेफरेंस पॉइंट है ये वाला एक्स वाई, जो मेरे रिपोर्ट का रेफरेंस पॉइंट है यानी कि सेंटर पॉइंट, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा टी। मुझे ये नहीं जानना कि ये दो व्हील्स कितने कवर कर रहे हैं डिस्टेंस, वो तो मैं निकाल लूंगा टी किस तरह निकलेगा, मगर अल्टीमेटली मुझे ये जानना है कि जो डिस्टेंस मेरा रेफरेंस पॉइंट कवर कर रहा है वो कितना डिस्टेंस है। और दूसरा, जो मेरे रोबोट की ओरिएंटेशन है, मतलब अगर वो टर्न ले रहा है तो वो कितना डिग्री टर्न हुआ है, यानी कि चेंज इन ओरिएंटेशन कितना है। ये दो चीज़ें मुझे पता हो तो, और इसी को ऑटोमेट्रिक कहते हैं, मतलब प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डिस्टेंस एंड ओरिएंटेशन। मुझे पहले तो रोबोट की सेंटर की डिस्टेंस चाहिए कि मेरे रोबोट का सेंटर कितना मूव कर रहा है, और दूसरा मुझे ये पता करना है कि मेरे रोबोट की ओरिएंटेशन क्या है, मतलब जिस ओरिएंटेशन पे मैंने शुरू किया था चेंज इन ओरिएंटेशन कितना आया है वहाँ से, ठीक है। अब इन दो के लिए जो सिर्फ इक्वेशन जानना चाहते हैं उनके लिए ये है कि जो रेफरेंस पॉइंट का डिस्टेंस है वो होगा डी एल, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय लेफ्ट व्हील प्लस डी आर, डिस्टेंस कवर्ड बाय राइट व्हील डिवाइड बाय 2। इसका मतलब जो रेफरेंस पॉइंट का डिस्टेंस है वो होगा एवरेज ऑफ बोथ व्हील्स, ठीक है। ये इक्वेशन डिराइव्ड है, अगर कोई डेरिवेशन जानना चाहता है मैं इसको बता देता हूँ, मगर डायरेक्टली इक्वेशन हमारे पास नेट पर यही आती हैं। जो डिस्टेंस कवर्ड बाय रेफरेंस है वो हमेशा होगा एवरेज ऑफ बोथ व्हील्स, जो हम निकाल रहे हैं अभी तक। आई एम सॉरी। 1 मिनट मुझे दे दो यार, विल बी राइट बैक। ओके एवरीवन, तो नमाज का भी टाइम हो गया, तो हम 10 मिनट की नमाज की ब्रेक कर लेते हैं, और हम मिलेंगे, अभी हुए 9:11, तो हम 9:21 में मिलते हैं, ठीक है। 10 मिनट की ब्रेक है, नमाज की वक्फा है।
Okay, so assalamu alaikum everyone. We will resume from here. Okay, so Salman, someone has asked about the derivation of the thing that you were doing before. Okay, Ibrahim, am I audible? Yes, you are audible. Okay. So someone was asking regarding the derivation. So can you Okay. please? ओके, तो ठीक है। जैसे इब्राहिम ने बताया कि कोई डेरिवेशन के लिए पूछ रहा है, तो हम लोग पूरी डेप्थ के अंदर नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट है। तो मैं थोड़ा बेसिक बता दूंगा, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अभी तक जो हम देख चुके थे कि अ, हमारा जो रोबोट है उसके अगर व्हील्स अगर हम एंड पे लगा रहे हैं तो उसका रेफरेंस पॉइंट बिल्कुल व्हील्स के दरमियान में आएगा। और रेफरेंस पॉइंट को मैं डिनोट करता हूँ एक्स वाई से, ठीक है। ये मेरे व्हील्स के दरमियान में सेंटर पॉइंट है जिसकी लीनियर मोशन को मैं नोट करना चाहता हूँ कि वो कितना लीनियर मोशन कवर करता है और उसकी ओरिएंटेशन के अंदर कितना डिफरेंस आता है, ठीक है। ऑटोमेट्री का मेन मकसद ये है। अब जो दो इक्वेशंस अभी तक हम निकाल चुके हैं, पहली थी डिस्टेंस कवर्ड बाय लेफ्ट व्हील और दूसरी थी डिस्टेंस कवर्ड बाय राइट व्हील। वो आपको समझ आ गई होगी, आई होप सो, ठीक है। अब देखो, मुझे अल्टीमेटली क्या पता करना था। पहला था डिस्टेंस और दूसरा था चेंज इन ओरिएंटेशन, ठीक है। अब सबसे पहले जो इक्वेशंस अभी तक मुझे पता है मैं वो लिख लेता हूँ। ओके, वो थी डी एल विच इज गिवन बाय नंबर ऑफ टिक्स जो मुझे इंटरप्ट के ऊपर मिल रहे हैं। इंटरप्ट भी मुझे लगता है सबको पता होगा इंटरप्ट क्या होता है। मेरे कोड के अंदर ना कुछ ऐसी फंक्शनलिटी है एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर स्पेसिफिकली, कि मैं अपने कोड के अंदर बता सकता हूँ कि अगर ये वाले फंक्शन के ऊपर कोई भी सेंसर की या कोई भी किसी भी किस्म की वैल्यू आए तो पूरी कोड की एग्जीक्यूशन हॉल्ट हो जाए और ये वाला स्पेसिफिक कोड का ब्लॉक रन करे। मतलब ये वाली प्रोसेसिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसको मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता हूँ, ठीक है। कोई भी और प्रोसेस चल रहा हुआ उसको टर्मिनेट करना है, टर्मिनेट करके जो सेंसर का डाटा अभी आया है पहले इसको डील करो, बाकी सारा बाद में देखा जाएगा, ठीक है। ये होते हैं इंटरप्ट्स। तो ये जो नंबर ऑफ टिक्स आ रही थी मोटर की तरफ से जो मेरा हॉल सेंसर दे रहा है मुझे, ये मैं डालूंगा इंटरप्ट्स के अंदर, ठीक है। तो मतलब इंटरप्ट एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर जो मुझे मेरे पास आ रहा है नंबर ऑफ इंटरप्ट यानी कि नंबर ऑफ टिक कितने आए हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ टिक्स उस टाइम से पहले t-1 उससे पहले जो थे जो मेरे वेरिएबल में स्टोर थे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टिक्स जो अभी तक हम जो एक व्हील मुझे दे सकता है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, यानी कि सर्कमफेरेंस ऑफ द टायर जो हम यूज कर रहे हैं अपने रोबोट के साथ। ओके, इसी तरह हम बात करते हैं राइट व्हील की। राइट व्हील होगा नंबर ऑफ टिक्स ऑफ राइट व्हील माइनस उस टाइम से पहले जो पहले स्टोर थे उस टिक के आने से पहले, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ टिक जो व्हील मुझे दे सकता है, जो हमारे केस में जो हमने व्हील अभी बनाया था उसमें 9 थे, मल्टीप्लाइड बाय सर्कमफेरेंस ऑफ दैट व्हील। ओके, अब ये इक्वेशंस मेरे पास आ गई। अब अगर मैं कहता हूँ कि मेरा रोबोट जो था वो इस पार्ट से मूव करता है, रुको मैं पहले ऊपर थोड़ा रेस कर लूँ। ये पार्ट रेस कर लेते हैं हम लोग। अब देखो मैं कहता हूँ अगर मेरा रोबोट यहाँ से मूव करता है इस पार्ट पे, ठीक है,
यहाँ से मूव करके आ जाता है इधर। अब इसने सर्कुलर मोशन कवर किया है, मैंने तो मोशन देखना है वो है रेफरेंस पॉइंट का, ठीक है। ये इस पॉइंट से मूव किया है इस पॉइंट पे, तो ये एक किस्म का सर्कुलर मोशन है। ये सेक्टर है, ये मैं मानता हूँ सेक्टर है, सर्कल का कुछ सेक्टर शो है यहाँ पे, पूरा सर्कल नहीं है, मगर है ये सर्कुलर मोशन, ओके। तो मतलब जो मेरा डिस्टेंस कवर हुआ है उसे मैं चेंज इन थीटा बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर आपने डायनामिक्स या इस तरह का कोर्स पढ़ा है तो आपको पता होगा ये मैंने क्यों लिखा है। सॉरी, ये आपको पता होगा ये मैंने क्यों लिखा है। ये चेंज इन डिग्रीज है, ओके। तो अब मैं क्या जानना चाहता हूँ कि जो डिस्टेंस कवर करेगा मेरा रेफरेंस पॉइंट वो क्या है, और ये दो मुझे पता है, डी एल और डी आर, ये मुझे पता है। मैंने फाइंड करना डी और डेल थीटा, ये दो चीज़ें मैंने फाइंड करनी है। अब देखो, अब अगर ये सेक्टर है तो मैं ये वाली इक्वेशंस यूज़ कर सकता हूँ इस डिस्टेंस को जानने के लिए। ये जो कर्व डिस्टेंस है यहाँ पर आ रहा है, अगर आपको अगर आपने ओ लेवल किया या 9-10 पढ़ी है, जो भी पढ़ा है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी पढ़ा है, आपने ये इक्वेशन जरूर पढ़ी होगी, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। इसमें आप ये बताते हो कि एक सर्कल का जो रेडियस था मल्टीप्लाइड बाय द एंगल इट कवर्ड, जो आपने ऑब्जेक्ट सर्कल के ऊपर रखा था, जो उसने एंगल कवर किया है, वो आपको बताएगा सेक्टर की लेंथ। मतलब ये वाली जो लेंथ है, कर्व्ड पाथ की जो लेंथ है, आपको इस इक्वेशन से ये पता चलती है। और आप अगर यहाँ पर नोट करो तो ये डी मुझे बताता है, डी मेरा एस है। तो बेसिकली मैं जो फाइंड करना चाह रहा हूँ पहली इक्वेशन वो है एस इज इक्वल टू सॉरी डी इज इक्वल टू आर थीटा। पहली इक्वेशन ये, ठीक है। यहाँ से मुझे डी पता चल सकता है आराम से। अब ये मैं किस तरह फाइंड करूंगा, वेट मैं एक और एंटी स्लाइड ऐड कर लेता हूँ इसके बाद, तो कि डेरिवेशन आसान हो जाए। तो यहाँ पर बात कर रहे थे, जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। इब्राहिम स्क्रीन विजिबल है? Yes, screen visible है। ठीक है। तो मतलब अगर मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको अगर मैं रेडियस बोल दूँ, ठीक है, और ये मेरा आ गया चेंज इन थीटा, यानी कि चेंज इन ओरिएंटेशन। इसे ये भी बोल सकता हूँ चेंज इन ओरिएंटेशन, मेरे रिपोर्ट ने कितना टर्न लिया है इसकी ओरिएंटेशन के अंदर चेंज आ गया, तो मैं डेल थीटा को चेंज इन ओरिएंटेशन भी बोल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया मेरे रेफरेंस पॉइंट से, और यहाँ से सेंटर ऑफ सर्कल तक लेकर आ गया मेरा रेडियस, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सॉरी लेफ्ट व्हील तक, लेफ्ट व्हील के कॉन्टैक्ट पॉइंट तक होगा रेडियस, यहाँ तक नहीं होगा, ओके। ये थोड़ी मिस्टेक कर दी है मैंने। ये लेफ्ट व्हील के कॉन्टैक्ट पॉइंट तक आ गया रेडियस, और ये आ गया रेफरेंस पॉइंट, और ये आ गया चेंज इन ओरिएंटेशन, ठीक है। तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी लेफ्ट व्हील की, वो होगी आर डेल थीटा, ठीक है। जो मेरा लेफ्ट व्हील था वो सर्कुलर पाथ कितना कवर करेगा वो ये इक्वेशन बताएगी, ठीक है, एस इज इक्वल टू आर थीटा। और इसी तरह जो मेरा राइट व्हील है ये सर्कुलर पाथ कितना कवर करेगा वो बताएगी। मतलब अगर मैं यहाँ से लेकर जो यहाँ तक डिस्टेंस है, लेफ्ट व्हील से लेकर यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है इसे मैं डब्ल्यू बोल देता हूँ। तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी डब्ल्यू बन गया, सेंटर पॉइंट से लेकर व्हील तक डब्ल्यू। तो दोनों साइड पर मेरा डिस्टेंस जो आ गया वो डब्ल्यू है, यानी कि एंड पॉइंट्स का डिस्टेंस आ गया 2W, ठीक है। तो जो मेरा राइट व्हील है उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, वो बनेगी आर सॉरी ये बन जाएगी,
हाँ, तो ये इक्वेशन बन गई मेरी राइट व्हील की, कि राइट व्हील कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ रेफरेंस पॉइंट की, कि रेफरेंस पॉइंट सर्कुलर पाथ के ऊपर कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो इक्वेशन मुझे मिलेगी d इज इक्वल टू यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस हो गया w, और पीछे आ गया रेडियस। ठीक है, तो रेडियस प्लस w, 2w नहीं, क्योंकि हम रेफरेंस पॉइंट की बात कर रहे हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक w था, तो हमने पूरा रेडियस बताया और साथ मल्टीप्लाई किया डेल थीटा। ये तीनों इक्वेशंस s इज इक्वल टू r थीटा हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन रेडियस हमने इनको मॉडिफाई किए। अब देखो, यहाँ से मुझे डिस्टेंस पता करना था, मगर ना मुझे रेडियस पता है, ना मुझे चेंज इन ओरिएंटेशन पता है, और मुझे जो चीज़ पता है वो है w। और ऊपर वाली इक्वेशंस में मुझे डी आर पता है, मुझे w पता है, और उसके बाद मुझे डी एल पता है। ठीक है, मुझे ना रेडियस पता है और ना मुझे डेल थीटा पता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने फाइंड करनी है, और नंबर ऑफ अननोन्स आप नोट करेंगे काफ़ी ज़्यादा बन गए हैं। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, सब्सटीट्यूशन, बेसिकली सब्सटीट्यूशन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं डी आर के अंदर सब्सटीट्यूशन करूँगा। तो डी आर इक्वल्स टू अंदर डेल थीटा को अगर मल्टीप्लाई कर दें, आर डेल थीटा प्लस 2w डेल थीटा। ठीक है, अब देखो, आर डेल थीटा ये वैल्यू किस चीज़ की है, ये है डी एल की वैल्यू। तो यहाँ पर आप इस इक्वेशन में देखो, तो आर डेल थीटा वैल्यू है डी एल की, तो इक्वल्स टू डी एल प्लस 2w डेल थीटा। तो अगर मैं डेल थीटा को एक साइड पे रहने दूँ और बाकी सारी साइड चीज़ें दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दूँ, तो ये होगा डी आर माइनस डी एल डिवाइडेड बाई 2w। अब ये इक्वेशन जो मुझे मिली है ये वाली, ठीक है, ये मुझे बताती है चेंज इन ओरिएंटेशन। अब आप नोट करोगे इस इक्वेशन में वो सारी चीज़ें हैं जो कि नॉन है। ठीक है, डी आर भी आपको पता है, डी एल भी आपको पता है, और डब्ल्यू भी आपको पता है, क्योंकि ये आपके रोबोट का इनहेरेंट फीचर है। रोबोट जब आप डिज़ाइन करोगे ये तो ऑटोमेटिकली आपको पता होगा कि उसके सेंटर से लेकर उसके व्हील तक डिस्टेंस कितना है, ये आप मेयर भी कर सकते हो। तो 2w हर व्हील के ऊपर बेस करेगा कि उस हर व्हील कह रहा हूँ, हर बॉट की चेसी के ऊपर बेस करेगा कि उस बॉट की चेसी के सेंटर से लेकर उसके व्हील तक डिस्टेंस कितना है। डब्ल्यू की वैल्यू आप वहां से सेट कर सकते हो। डी आर आपको पता है, डी एल भी आपको पता है, ये आप फाइंड कर रहे हो। ठीक है, और ये सब कुछ करने के बाद आप चेंज इन ओरिएंटेशन पता कर सकते हो, डेल थीटा आपको पता चल जाएगा। हर पॉइंट के ऊपर आप फाइंड करते रहोगे कि चेंज इन ओरिएंटेशन कितना है। अब हम फाइंड करते हैं कि जो हमारा था यार डी एल, वो किस तरह फाइंड करेंगे। ठीक है, उसको फाइंड करने के लिए हम ये करेंगे कि सबसे पहले अगर हम डी आर और डी एल की इक्वेशंस को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें आपस में, पहले हमें इक्वेशन देखनी पड़ेगी, इक्वेशन थी क्या। तो डी एल था आर डेल थीटा, और ये था आर प्लस 2w डेल थीटा। हाँ, तो डी एल था आर, सॉरी डी आर था आर प्लस 2w डेल थीटा, माइनस डी एल क्या था, डी एल था आर डेल थीटा। डेल थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये दो कैंसिल। ठीक है, अब देखो जो मेरा ये था 2 इस साइड पर अगर डिवाइड हो सकता है, तो मतलब अगर मैं डेल थीटा एक साइड पर रखता हूँ, अगर सॉरी यहाँ पर डी एल नहीं आता यार, ये मैंने गलती की है, ये था डी आर माइनस डेल थीटा डी एल। ठीक है, डी आर माइनस डी एल। अब डी एल माइनस डी एल यहाँ पर था, डी आर माइनस डी एल। अब अगर 2 मैं इस साइड पर डिवाइड कर दूँ, डी आर माइनस डी एल डिवाइड बाई 2 डब्ल्यू डिवाइड बाई 2 इक्वल टू डब्ल्यू डेल थीटा।
अब ये नई इक्वेशन बनी है मेरे पास, इसको मैं सॉल्व यूज़ करूँगा डी निकालने के लिए। अब देखो, जो मेरे पास पीछे इक्वेशन थी डी की, ठीक है, डी की इक्वेशन के अंदर हमारे पास मसला ये था कि अननोन्स बहुत ज़्यादा थे। अगर आप डी की इक्वेशन यहाँ पर देखते हो, यहाँ पर आर है, सिर्फ डब्ल्यू हमें पता है ना, डेल थीटा पता था, मतलब अभी तो पता चल गया डेल थीटा, मगर पहले हमें डेल थीटा नहीं पता था, ठीक है। तो डी की इक्वेशन हम लिखते हैं, इसी को सॉल्व करने के लिए हमने वो इक्वेशन बनाई थी, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू आर, ये इक्वेशन थी, डी इज इक्वल टू आर प्लस डब्ल्यू डेल थीटा। ये आ गई हमारी डी की इक्वेशन। अगर हम पीछे हैं तो डी आर माइनस डी एल डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू डब्ल्यू डेल थीटा। तो अगर हम डेल थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, डी इज इक्वल टू आर डेल थीटा प्लस डब्ल्यू डेल थीटा। अब देखो, अगर मैं पीछे हूँ तो डब्ल्यू डेल थीटा यहाँ पर मुझे मिल रहा है, ठीक है। डब्ल्यू डेल थीटा की वैल्यू अभी मैंने निकाली है, वो है डी आर माइनस डी एल डिवाइड बाई टू। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डी आर माइनस डी एल डिवाइड बाई टू, और प्लस आर डेल थीटा की वैल्यू मुझे पता थी, जो थी डी आर थी या डी एल थी, अभी हम कंफर्म कर लेते हैं। वो थी हाँ, डी एल की वैल्यू थी आर डेल थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं डी एल इक्वल्स टू डी, ये आ गया। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो टू डी एल प्लस डी आर माइनस डी एल डिवाइड बाई टू, तो टू डी एल माइनस डी एल, तो मेरे पास पीछे बच गया डी इज इक्वल टू डी एल प्लस डी आर डिवाइड बाई टू। ये आ गई हमारी डिस्टेंस की इक्वेशन। तो बेसिकली डेरिवेशन थोड़ी अजीब सी थी, मतलब इतनी भी मुश्किल नहीं थी, बस थोड़ी सब्स्टिट्यूशन थी इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह हम डिस्टेंस की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं और चेंज इन ओरिएंटेशन की निकाल सकते हैं। तो जो दो इक्वेशन हमें पता चली वो क्या थी, पहले हम यहाँ पर आते हैं, ये वाली इक्वेशन, चेंज इन ओरिएंटेशन इज इक्वल टू डी आर माइनस डी एल डिवाइड बाई टू, टू डब्ल्यू, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय राइट व्हील माइनस डिस्टेंस कवर्ड बाय लेफ्ट व्हील डिवाइड बाय टू डब्ल्यू। डब्ल्यू आपको पता है इनहेरेंट है रोबोट के ऊपर, ठीक है। रोबोट के डब्ल्यू जितना भी होगा वो आप यहाँ पर लिखोगे कैलकुलेट करने के बाद, मतलब मेयर करने के बाद, ओके। उसके बाद आते हैं हम डी के ऊपर, तो डी है एवरेज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ व्हील्स, ठीक है, डी एल प्लस डी आर डिवाइड बाई टू। तो ये थी टोटल डेरिवेशन, ठीक है। अब वैसे अगर आप देखो तो आपको ये पता करना पड़ता है कि आप ग्लोबल वेरिएबल या ग्लोबल कह रहा हूँ, ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आप कहाँ पर अभी हो, ठीक है, आप कहाँ पर एग्जिस्ट करते हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स पे हूँ, कि मैं पता करना चाहूँ मेरे रोबोट ने कितना डिस्टेंस कवर किया और उसकी ओरिएंटेशन कितनी चेंज हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले जब मैं स्टार्ट करता हूँ किसी रोबोट को, उसको ऑन करता हूँ, ये आपका एक किस्म के मोबाइल रोबोट्स भी कवर हो रहे हैं जो काफ़ी लोग एफआईपी में भी बनाते हैं, ठीक है। ये उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये ना समझना कि टाइम ज़ाया हो रहा है, कि ये शायद आपके काम भी आ सकता है जब आप अपना एफआईपी या अपना मोबाइल रोबोट बनाओगे, तो ऑटोमेट्री मस्ट है। तो ये आपकी उसके साथ ये भी कवर हो रही है, माइक्रो माउस आपको काफ़ी ज़्यादा फायदे देगा, आपका काफ़ी ज़्यादा एफआईपी भी कवर हो जाएगा। तो अब देखो, जब भी आप ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स की बात करते हो, तो ये मेरा रेफरेंस पॉइंट आ गया एक्स वाई, ये हमेशा 0 0 पे होगा जब मैं रोबोट को ऑन करूंगा, ठीक है। अब लेट्स से मेरा रोबोट यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया, ठीक है, मेरे रोबोट ने यहाँ से मूव किया और ये आ गया यहाँ पे, इसके रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर आ गया एक्स वाई। अब इसकी ओरिएंटेशन में भी चेंज आया और इसके लीनियर डिस्टेंस के अंदर भी डिफरेंस आया, ठीक है। अब देखो, आपने एक जो चीज़ नोट की होगी वो ये है कि पहले मैंने जो डिस्टेंस बताया था वो था सर्कुलर, अभी मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है, वैसे स्ट्रेट लाइन है नहीं, अगर चलो, हाँ, अब स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अभी आपने नोट किया होगा मैंने इसको स्ट्रेट लाइन बना दी है, जबकि पहले मैंने कर्व्ड पाथ बताया था, ठीक है। तो इसका रीज़न ये है कि जब आप कर्व्ड पाथ कवर कर रहे थे ना, तो जो टाइम आ रहा था कर्व पाथ कवर करने में वो काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। मगर जो आपके एम्बेडेड सिस्टम्स हैं, जो आपका इंटरप्ट पिन है, तो रोबोट की स्पीड इतनी तेज़ होगी कि वो इतना तेज़ आपके पैरामीटर्स को चेंज करेगा, मतलब नंबर ऑफ टिक्स इतनी जल्दी बढ़ेंगी कि जो आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे होगे ना, हर मतलब 10th ऑफ सेकंड, इतना कम टाइम होगा आपके पास, इतने कम टाइम के अंदर आप डिस्टेंस कवर कर रहे होगे। तो जो आपका कर्व है वो अप्रोक्सीमेट होकर एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है, ठीक है। मतलब आप अगर कर्व को इतने छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करो या तोड़ो, क्योंकि आप हर पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपका जो कर्व है
वो अप्रोक्सीमेट होकर एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है डिस्टेंस जो इसने कवर किया है और चेंज इन ओरिएंटेशन, ठीक है। तो वो आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। उसका फॉर्मूला देखो, आपको दो चीज़ें चाहिए। पहली, ये वाले दो डिस्टेंसेस, तो आप इजीली अप्रोक्सीमेट कर सकते हो डी को, और आप डेल थीटा भी फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले आप इस साइड को बोल दो कि ये डी कॉस थीटा, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके। इसको डी कॉस थीटा बोल दो, और इस नीचे वाली साइड को बोल दो डी साइन थीटा। सॉरी, सलमान मैंने थीटा के ऑपोजिट लिख दी है। ऑपोजिट, हाँ, हाँ ऑपोजिट कर दिए, सॉरी। हाँ। थैंक यू इब्राहिम। ये वाला हो जाएगा डी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा डी साइन थीटा, ठीक है। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली यहाँ से इक्वेशंस लिख सकते हैं डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, डिस्टेंस है हमारा हाइपोटेनियस, तो डी साइन थीटा और डी कॉस थीटा। ये दो पैरामीटर्स एक्चुअली हमें जो कोऑर्डिनेट्स हैं ना, वो लिखने के लिए चाहिए होते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ डिस्टेंस नहीं पता करना, हमें ये भी पता करना है कि हम कोऑर्डिनेट्स के अंदर अभी किस जगह पे एग्जिस्ट करते हैं। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट था, मतलब रेफरेंस पॉइंट किस जगह पर गया है, ये फाइंड करने के लिए मुझे ये दो पैरामीटर्स चाहिए, ठीक है। सॉरी, हाँ, ये दो पैरामीटर्स चाहिए। तो वो मैं पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकता हूँ। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और जो मेरा जैसे ही मेरे पास डी आया, तो जो ओरिएंटेशन है वो मैं खुद ही फाइंड कर लूंगा, क्योंकि ओरिएंटेशन आएगी तभी मुझे पता चलेगा डी कितने एंगल पे है, और उससे मैं डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा फाइंड कर सकता हूँ। आई होप ऑडोमेट्री आपको समझ आ गई होगी, जो अभी तक मैंने समझाई। ये टोटल ऑडोमेट्री थी। अगर आप मैकेनम व्हील्स के ऊपर जाते हो, उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, मगर जो इनहेरेंट नेचर है ऑडोमेट्री की वो ये रहेगी। आप ये इन इक्वेशंस के थ्रू बार बार अपने पैरामीटर्स को अपडेट करते हो और डिस्टेंस की वैल्यूज को चेंज करते रहते हो बेस्ड ऑन इनकोडर के टिक्स। अगर आपको इनकोडर की वर्किंग पता है तो आप हर चीज़ डिबग कर पाओगे अपने मोबाइल रोबोट के अंदर। अब अगर इन ऑडोमेट्री की किसी को समझ नहीं आई तो वो यहाँ पर ही पूछ ले, क्योंकि ये वाला टैब बंद करूंगा मैं, ये जो नोट पैड शुरू किया हुआ है मैंने, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको, जो उसके डाउट्स हैं वो यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। तो अगर किसी का क्वेश्चन है वो हैंड रेस करे, इब्राहिम से बात करे तो वो मुझे बता देगा। मैं 1 मिनट वेट करता हूँ, ठीक है। किसी का भी क्वेश्चन है तो वो यहाँ पर ही पूछ ले, ताकि मैं ये टैब बंद करके दोबारा स्लाइड पे जाऊँ। जी, if anyone has any questions, they can drop in WhatsApp group or raise their hands here. ओके इब्राहिम, आई थिंक कोई भी नहीं आया ना। Let me ask in the group, देख लेते हैं अगर कोई हो। सॉरी, समझ नहीं आई आपकी। Let me ask in the group, या शायद हो सकता है ग्रुप में क्वेश्चन नहीं हो। नहीं, बस रहने दो, शायद किसी का कोई क्वेश्चन चलिए नहीं। ठीक है, एंड पे आगे कर चलते लेंगे हैं। इंशाल्लाह। ओके, कंटिन्यू कर। इब्राहिम, इसमें स्क्रीन विजिबल? यस, इट इज विजिबल। ओके, तो अब सबसे बड़ा मसला देखो, जो भी अभी तक हम कर चुके हैं मसले आ सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। इनकोडर्स के अंदर स्लिपेज आता है, इनकोडर स्लिप करते हैं, ओके। तो किस वजह से होता है? लॉस इन ट्रैक्शन। अगर आपके व्हील्स सही ज़्यादा ट्रैक्शन नहीं पकड़ रहे, मतलब आपके व्हील्स के दरमियान और आपके जो ग्राउंड था वो थोड़ा स्लिपरी है, तो आपके व्हील्स स्लिप करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका रोबोट जब फॉरवर्ड मूव कर रहा था, ठीक है, तो जो स्लिपेज था, मतलब लॉ ड्यू टू लैक ऑफ फ्रिक्शन, आपके व्हील्स उसी प्लेस के ऊपर स्पिन करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो, जो नंबर ऑफ टिक्स हैं वो तो इंक्रीज कर रहे हैं, जो आपका रोबोट के सेंसर्स हैं वो आपके रोबोट को ये बता रहे हैं, मतलब आपके इनकोडर सेंसर्स ही आपको ये बता रहे हैं कि रोबोट काफ़ी आगे मूव कर चुका है, मगर आपके जो व्हील्स है
वो तो इन प्लेस स्लिप हुए हैं, तो मतलब 2 से 3 सेंटीमीटर का फासला आ गया, ठीक है। आपका रोबोट 2 से 3 सेंटीमीटर पहले ही वहां पर इन प्लेस घूमा है, ठीक है। घूमा नहीं है मतलब उसके व्हील इन प्लेस घूमे हैं, और रोबोट उधर ही था, मगर आपके जो सेंसर्स हैं उन्होंने आपके रोबोट को ये बताया कि वो 2 से 3 सेंटीमीटर आगे मूव कर गए। तो इससे क्या हुआ है कि आपके जो डिस्टेंस मेजरमेंट्स हैं उनके अंदर फॉल्ट आ गया। अब ये ओवर द टाइम ये इंक्रीज होता रहेगा। अब दोबारा जाकर आपकी स्लिपेज आता है, तो आप समझ रहे होगे आप किसी और जगह पे हो, मगर आपके रोबोट का डाटा आपको बता रहा होगा कि रोबोट कहीं और पहुंचा हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ इनकोडर स्लिप होने की वजह से है। आपकी व्हील स्लिप कर गए तो आपके इनकोडर का डाटा आपको जो बता रहा है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। दूसरी बात आती है इर्रेगुलर टेरेन, ठीक है। मतलब जो आपकी वही बात आती है कि जो आपका ग्राउंड था वो बहुत इर्रेगुलर है। मतलब देखो, अगर मेरा रोबोट स्ट्रेट मूव कर रहा था, तो एक व्हील के नीचे पत्थर आता है और दूसरा व्हील स्ट्रेट जा रहा था। अब देखो, जो डिस्टेंस कवर किया है एक व्हील ने, जिसके नीचे पत्थर था, उसने थोड़ा-सा ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है बनिस्बत जो व्हील स्ट्रेट लाइन के ऊपर से मूव किया है, ठीक है? तो इससे क्या होगा, जो डाटा मुझे एनकोडर दिखा रहे हैं, उसके अंदर ये शो होगा कि मेरे रोबोट ने टर्न ले लिया है। जिस साइड पर व्हील था, उसकी अपोज़िट डायरेक्शन में मेरे रोबोट ने टर्न ले लिया है, मगर मेरा रोबोट अभी भी स्ट्रेट लाइन में होगा। मतलब मेरे पोज़ के अंदर चेंज आ गया। जो मेरी पोज़ीशन थी, मेरी ओरिएंटेशन थी, उसके अंदर चेंज आ गया। इन मेरे डेटा, ठीक है? मेरे डाटा के अंदर। ये सारा चेंज आया है मेरे डाटा के अंदर। रियलिटी के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। रियलिटी में मेरा बॉट अभी भी फॉरवर्ड जा रहा है। सिर्फ़ उसके टायर के नीचे पत्थर आया है और उसने अपनी ओरिएंटेशन ही चेंज कर ली। दूसरी बात आती है इंक्लाइन या डिक्लाइन। जब आप इंक्लाइन या डिक्लाइन के ऊपर हो, तो एक व्हील मतलब ज़्यादा डिक्लाइन कर रहा है या एक व्हील ज़्यादा इंक्लाइन कर रहा है, तो वही पत्थर वाली कंडीशन आ जाती है। तो दोबारा आपका काफ़ी मसला बन सकता है। मतलब आप कहीं और हो और रोबोट बता रहा है कि आप कहीं और पहुँचे हुए हो, ठीक है? मतलब एनकोडर के अंदर एरर एक्यूमुलेट होता रहेगा ओवर द टाइम। दूसरी सबसे आखिरी बात जिससे आपने अपने रोबोट को बचाना है, वो है मैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ठीक है? अब देखो, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था एनकोडर की वर्किंग, वो वर्क कर रहा है मैग्नेटिज़्म के फिनोमेना के ऊपर, ठीक है? उसके अंदर उसकी जो डिस्क है, उसके अंदर मैग्नेट्स हैं, और हॉल सेंसर जो है वो उन मैग्नेटिक फील्ड्स को डिटेक्ट करके मुझे बता रहा है कि ये व्हील कितना आगे मूव किया है। अब अगर देखो मेरे सर्किट के ऊपर एक और ऐसा कंपोनेंट हो जो मैग्नेटिक इंटरफेरेंस जनरेट कर रहा हो, आरएफ कंपोनेंट्स ऐसा करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हो, ज़्यादा पता होगा आपको, और अगर आप मेगाट्रॉनिक्स के हो, तो आगे आकर आपको पता चलेगा। जो आरएफ कंपोनेंट्स होते हैं, वो मैग्नेटिक इंटरफेरेंस जनरेट करेंगे, और अगर वो बहुत ज़्यादा है, तो वो एनकोडर के डाटा के साथ पंगा कर सकते हैं, ओके? अब अगर एनकोडर्स मसला कर रहे हैं, तो इसको ठीक करने के लिए भी हमारे पास एक काम है, ठीक है? वो है सेंसर फ्यूजन। अब सेंसर फ्यूजन हमारे किस तरह काम आएगी? अब अगर आपने नोट किया हो कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह लेता है ज़्यादा, मतलब जो न्यूज़ रीड करता है, न्यूज़ रीड करने वाले लोग ज़्यादातर ये करते हैं कि वो कभी भी एक सोर्स के ऊपर यकीन नहीं करते। उन्होंने मल्टीपल सोर्सेज़ रखी हुई होती हैं, राइट बायस, लेफ्ट बायस, वो लोग जो बिल्कुल भी मतलब किसी का साथ नहीं देते, इस तरह की सोर्सेज़ उन्होंने रखी होती हैं। और वो जो अपना बयान बनाते हैं या अपनी वो सोच बनाते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, वो ये करते हैं कि हर न्यूज़ से या हर सोर्स से इन्फॉर्मेशन लेते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि कौन-सी सोर्स सही बता रही होगी, ठीक है? यही काम है सेंसर फ्यूजन। अब सेंसर फ्यूजन में बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ सेंसर फ्यूजन हमारे काम किस तरह आती है, ठीक है? तो ये अब देखो, अगर मेरे एनकोडर्स कह रहे हैं कि आप स्ट्रेट जा रहे हो, तो मेरे पास एक और सेंसर होना चाहिए जो मेरे पास कुछ सिमिलर डाटा दे रहा हो, जिससे मैं कंफर्म कर सकूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एनकोडर्स मुझे बता रहे हैं मैं स्ट्रेट ला जा रहा हूँ, और वो वाले सेंसर मुझे बता रहे हैं नहीं, आप टर्न ले रहे हो। तो देखो, यहाँ पर मैं दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करूँगा। अब अगर तीसरी सोर्स आ जाए, वो भी अगर कह रही हो कि आप टर्न ले रहे हो, मतलब आपने 2 और ऐसे सेंसर लगाए हुए हैं। एनकोडर्स नहीं होंगे, ज़रूरी नहीं है एनकोडर्स हों, कुछ और सेंसर भी हो सकते हैं। वो आगे मैं डिस्कस करूँगा कौन से सेंसर, ठीक है? मगर कुछ और किस्म के सेंसर भी हो सकते हैं जिनसे मैं वेरीफ़ाई कर सकता हूँ कि ये जो एनकोडर्स मुझे बता रहे हैं कि स्ट्रेट जा रहा है रोबोट, वो सच बता रहा है या नहीं। अब इन सोर्सेज़ से मैं ये वेरीफ़ाई कर सकता हूँ कि ये एनकोडर्स मुझे सच बता रहा है या नहीं, ठीक है? अब अगर एनकोडर मुझे बता रहा है स्ट्रेट जा रहे हो, ये वाला जो सेंसर था, ये भी बता रहा है स्ट्रेट जा रहे हो, मगर जो पहला सेंसर था वो मुझे कह रहा है आप लेफ्ट टर्न ले रहे हो। तो अब देखो, मेरे पास 2 सोर्सेज़ हैं जो कह रही हैं स्ट्रेट जा रहे हो, तो मैं इन 2 का यकीन करूँगा और मैं डाटा के अंदर यही शो करूँगा कि मेरा बॉट स्ट्रेट गया। ये है सेंसर फ्यूजन। आप मल्टीपल सेंसर्स को फ्यूज़ करते हो और उनके ऊपर आप डिसीज़न लेते हो कि कौन से सेंसर्स सही डाटा दे रहे हैं, मतलब कौन से सेंसर्स के अंदर फॉल्ट नहीं आ रहा। क्योंकि रियल वर्ल्ड के अंदर हर चीज़ फॉल्ट देती है। जिस तरह के अभी हमने एनकोडर के केस में देखा कि एनकोडर काफ़ी ज़्यादा केसेस थे जिनके अंदर मसला कर रहा था। एनकोडर बहुत अच्छी चीज़ है, हमें डिस्टेंस बहुत एक्यूरेटली बताता है।
मगर स्लिपेज की वजह से इनकोडर के डाटा में मसला आ सकता है। तो हम सेंसर फ्यूजन का सहारा लेते हैं कि हमें कभी भी फॉल्टी रीडिंग्स ना मिले, ठीक है। अब सेंसर फ्यूजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा एडवांस एल्गोरिथम्स आते हैं, कॉलमैन फ़िल्टर आपने सुने होंगे काफ़ी ज़्यादा नाम। ये टेक नेम्स, मतलब समझ किसी को नहीं आती मगर हैं, टेक नेम्स एग्जिस्ट करते हैं, अभी हमारे लेवल से बाहर हैं। मगर कॉलमैन फ़िल्टर वगैरह इस तरह की चीज़ें हम नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि बहुत सिंपल फ़िल्टर्स भी एग्जिस्ट करते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल रोबोट्स वगैरह में। कॉलमैन फ़िल्टर ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट बड़ी चीज़ पे नहीं जाना, ठीक है। अब वो कौन से सेंसर्स हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं फ्यूजन के लिए? तो पहला सेंसर जो हम देखेंगे वो है आईआर सेंसर, ठीक है। अब आईआर सेंसर काफ़ी लोगों को पता होगा, ये वर्क करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर, ठीक है। अब आपने लाइट के बारे में तो सबने पढ़ा होगा, ठीक है। लाइट के बारे में आपको ये पता होगा कि ब्लैक कलर लाइट अब्जॉर्ब कर लेता है, ऐसा ही है। और जो वाइट कलर है वो टोटल लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। अब मैं इसी फिनोमेना का सहारा लूँगा आईआर सेंसर बनाने में, ठीक है। जैसे हमने लाइन फॉलोअर के केस में देखा था, मैंने बात की थी कि एक सेंसर है जो डिटेक्ट करता है लाइन को, तो वो यही सेंसर है आईआर सेंसर, ठीक है। आईआर सेंसर क्या करता है, जब भी ब्लैक लाइन आती है तो वो जो लाइट एमिट करेगा एलईडी से, आईआर लाइट जो हमें नजर नहीं आती, ठीक है। आईआर स्पेक्ट्रम विजुअल स्पेक्ट्रम के अंदर नहीं आता, ठीक है। जब भी ये लाइट एमिट करेगा वो सारा ब्लैक कलर एब्जॉर्ब कर लेगा, और फोटो डायोड के पास जो कि फोटो डायोड बेसिकली मैं बता दूं, फोटो डायोड ऐसा डायोड है जिसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है अगर लाइट उसके ऊपर शाइन ना करे, और अगर उसके ऊपर शाइन कम करे लाइट तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, ठीक है। इसकी रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा होती है बेस्ड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो वो रिसीव करता है, ठीक है। अब देखो अगर मैं आईआर लाइट से लाइट एमिट कर रहा हूँ, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट जाती है ब्लैक कलर के ऊपर। ब्लैक कलर की पट्टी थी जो लाइन हमने देखी हुई थी लाइन फॉरवर्ड के केस में, ठीक है। तो सारी लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, बहुत कम लाइट वापस रिफ्लेक्ट करती है। तो मतलब जो इंटेंसिटी थी वो बहुत कम रिसीव होगी फोटो डायोड की तरफ, तो मेरे पास इंटेंसिटी बहुत कम जाएगी, तो मुझे पता चल जाएगा शायद नीचे जो है वो ब्लैक कलर था, क्योंकि मेरे पास जो वापस लाइट आई है वो बहुत कम थी, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाइट कलर की। व्हाइट कलर पे जब भी आपकी लाइट गिरेगी तो ये टोटल लाइट रिफ्लेक्ट कर देगा, व्हाइट कलर की प्रॉपर्टी है। तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी फोटो डायोड की तरफ, तो मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा जाएगी। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ भी है चेंजेस वोल्टेज वैल्यू बेस्ड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिसीव्ड, ठीक है। मतलब जब ज़्यादा वोल्टेज जाएगी यहाँ पर तो इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, तो मतलब वोल्टेज ज़्यादा पास होगी, तो मेरे पास सिग्नल बढ़ा जाएगा। तो इसका मतलब जो कलर नीचे है वो व्हाइट कलर होगा। ये मैं अपने कोड के अंदर सेट कर लूंगा। अब जो सेंसर आप यहाँ पर देख रहे हो ये वाला, ये आईआर सेंसर डिजिटल सेंसर है, ये आपको 0 या 1 की फॉर्म में वैल्यूज देता है, ठीक है। मगर जो सेंसर हमें चाहिए माइक्रो माउस में वो होगा एनालॉग सेंसर। एनालॉग सेंसर क्यों चाहिए वो मैं बताता हूँ, क्योंकि हमें चाहिए वोल्टेज एनालॉग फॉर्म में, ठीक है। मैंने इंटेंसिटी ऑफ लाइट देखनी है कि कितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट वापस रिसीव हो रही है, मैंने सिर्फ ये नहीं देखना एब्सेंस ऑफ कलर नहीं देखना, मैंने ये नहीं देखना व्हाइट कलर है या नहीं है, मुझे बाइनरी के अंदर आंसर नहीं चाहिए, 0 या 1 में आंसर नहीं चाहिए, मुझे आंसर चाहिए इंटेंसिटी के अंदर, एनालॉग वोल्टेज के अंदर, ठीक है। तो अब देखो ये जो सेंसर आपने पीछे देखा था यहाँ पर, ये सेंसर काफ़ी बड़ा है। मैंने शुरू में बताया था माइक्रो माउस बहुत छोटे होते हैं, मतलब आपको उनका वेट रिड्यूस करना पड़ता है ताकि आपकी स्पीड इंक्रीज हो, और दूसरा क्योंकि मेज थोड़ा छोटा होता है, जो आपके सेल्स हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, तो आपको साइज थोड़ा कम रखना पड़ता है। तो आप पूरे का पूरा सेंसर उठा के उसके ऊपर नहीं घुसा सकते, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ये सेंसर वर्क किस तरह करता है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम खुद देख लेते हैं कि ये सेंसर काम किस तरह करता है, ठीक है। हम इसको बनाना सीखते हैं आज। सबसे पहले जो यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाला सेंसर, ये सेंसर है नॉर्मली ओपन, ठीक है। अब देखो ये काम करता है वोल्टेज डिवाइडर के ऊपर, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो वोल्टेज डिवाइडर है। अब यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई है, यहाँ से करंट आएगा रजिस्टर्स एलईडी, क्योंकि मैं ऑन कर रहा हूँ तो एलईडी को करंट लिमिटेड देना पड़ता है, नहीं तो एलईडी जल जाएगी। ये आईआर एलईडी है, ठीक है। तो रजिस्टर्स के थ्रू उसको मैं करंट दूंगा और एलईडी ग्लो करेगी, ठीक है। इसकी जो लाइट है ये एलईडी की लाइट ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आनी है फोटो ट्रांजिस्टर के ऊपर। फोटो ट्रांजिस्टर या फोटो डायोड दोनों एक ही चीजें हैं, वर्किंग के अंदर थोड़ा डिफरेंस है मगर काम एक ही करते हैं, ओके। और ये जो दरम्यान में आप बैफल देख रहे हो, बैफल का मतलब होता है एक विजिबल बैरियर जो लाइट को डायरेक्टली यहाँ पर आने से रोकेगा, वर्टिकली क्रॉस करने से रोकेगा, मगर लाइट रिफ्लेक्ट करके आ सकती है, ठीक है। बैफल एक बैरियर है, ओके। तो एलईडी लाइट यहाँ से जाएगी रिफ्लेक्ट करके वापस फोटो ट्रांजिस्टर पे आएगी। तो अब यहाँ से मैं सेंसर की जो सिग्नल आएगा वो उठाऊंगा किस तरह, अब ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 5 वोल्ट डीसी आ रहा था, यहाँ पर मैंने रजिस्टर लगाया और मैंने बताया था फोटो डायोड भी एक रजिस्टर है, तो वोल्टेज डिवाइडर यहाँ पर बना, तो यहाँ पर वोल्टेज जो आएगी
वो मैं किस तरह डिसाइड करूँगा कितनी आएगी? देखो, अब अगर वोल्टेज डिवाइडर की किसी वर्किंग पता हो, तो वो ये होगा, अगर इस वोल्टेज ये जो रेज़िस्टर है, मतलब ये भी एक किस्म का रेज़िस्टर ही है, फोटो ट्रांजिस्टर या फोटो डायोड। अब अगर इसकी वोल्टेज रीडिंग ज़्यादा है, तो मतलब वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, ठीक है? तो मतलब ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पर अपीयर होगी, तो यहाँ पर जो वोल्टेज बनेगी, यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा शो होगी, ठीक है? तो मतलब आउटपुट सिग्नल जो आएगा, वो मेरी ज़्यादा वोल्टेज की सूरत में आएगा। अब अगर देखो, यहाँ पर लाइट पड़ती है और इसकी यहाँ पर लाइट पड़ती है, ठीक है? यहाँ पर अगर लाइट ज़्यादा पड़ेगी, तो इसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी कम। जब इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, तो इसकी रेजिस्टेंस इसके मुकाबले में ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप आएगा यहाँ पर। तो मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा आउटपुट के ऊपर, वो बहुत कम होगा, तो हमारी जो आउटपुट आएगी वो बहुत कम होगी। मगर हमें जो बिहेवियर चाहिए वो ऐसा नहीं चाहिए। तो जब बिहेवियर हमें चाहिए, मतलब हम यार अगर सिंपल टर्म्स में बताऊँ, हम ये चाहते हैं कि जब भी लाइट रिसीव हो, तब भी मुझे आउटपुट सिग्नल मिले, और जब लाइट ना रिसीव हो, तब मुझे आउटपुट सिग्नल कम मिले, ठीक है? मगर यहाँ पर जो केस बन रहा है वो ऑपोज़िट है, क्योंकि जब इसकी डिस्टेंस ज़्यादा होती है, तब मुझे आउटपुट सिग्नल मिल रहा है, मगर मुझे चाहिए काम ऑपोज़िट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? उसके लिए मैं ये करूँगा कि इन दोनों की पोज़ीशन को रिवर्स कर दूँगा। ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर आ गया मेरा फोटोडायोड, और यहाँ पर आ गया मेरा रेज़िस्टर, और ये आ गया आउटपुट सिग्नल। अब देखो, जब हमारे ऊपर लाइट नहीं आ रही होगी, जब हमारे ट्रांजिस्टर के ऊपर या हमारे डायोड के ऊपर लाइट नहीं पड़ेगी, तो इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो मतलब ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर होगा, ठीक है? तो मतलब आउटपुट सिग्नल जो होगा, वो मुझे ज़्यादा इंटेंसिटी की सूरत में मिलेगा, और मुझे आउटपुट पे ज़्यादा वोल्टेज रीडिंग मिलेगी। और जब इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, ठीक है? मतलब जब लाइट पड़ रही होगी इसके ऊपर, तो मुकाबले में इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो वोल्टेज ड्रॉप आएगा इसके क्रॉस ज़्यादा। मतलब सारा वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस नहीं आ जाएगा, इसके क्रॉस ज़्यादा आएगा बनिस्बत फोटो डायोड के। तो यहाँ पर आ जाएगा जो ड्रॉप है वो कम आएगा, तो मेरा सिग्नल कम जनरेट होगा, ठीक है? ये थी बेसिक वर्किंग। अब इसी सर्किट को हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने माइक्रो माउस के ऊपर। अब इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, पहले ये डिस्कस करते हैं, ठीक है? अब मेन क्वेश्चन है, इसको हम माइक्रो माउस में क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है? अब देखो, जो मेरा माइक्रो माउस है, इसके दोनों साइड्स के ऊपर मैं ये सेंसर लगा देता हूँ, ठीक है? मतलब ये सीधा वॉल की तरफ पॉइंट करते हैं। मेरा माइक्रो माउस आएगा वॉल्स के दरमियान में, और ये दोनों पॉइंट करेंगे वॉल्स की तरफ, ठीक है? अब जितनी ज़्यादा ये एलईडी करीब होगी, उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट वापस रिफ्लेक्ट होगी इसकी तरफ, और ये ज़ाहिर-सी बात है, अगर ये करीब हो रही है, तो ये वाली एलईडी थोड़ी दूर हो जाएगी। तो मतलब जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा यहाँ पर रिसीव हो रही है इस एंड पे, वो थोड़ी कम होगी। तो मतलब इस केस के ऊपर मैं पीआईडी लगा सकता हूँ, इस इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर। पीआईडी प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव थ्योरम आपको पता होगा, इससे हम किसी भी पाथ को स्मूथ करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैं पीआईडी लगाऊँगा इन 2 इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर, ठीक है? मैं कहूँगा कि ये हमेशा सेंटर पे रहनी चाहिए। मैं इन 2 इंटेंसिटी ऑफ लाइट्स को बराबर रखने की कोशिश करूँगा। मैं कोशिश करूँगा ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमेशा बराबर रहें। इससे क्या होगा कि मेरा बॉड हमेशा सेंटर में रहेगा। अब इसको मैं सेंसर फ्यूजन में भी यूज़ कर सकता हूँ। इसमें ये करूँगा कि अगर दोनों की इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो रिसीव हो रही हैं वो बराबर हैं, तो मतलब बॉड सेंटर अलाइन्ड है। मगर मेरा एनकोडर मुझे बता रहा है कि रोबोट ने टर्न लिया है, तो मैं दोनों को कंपेयर करूँगा। अब आईआर सेंसर से मुझे बताया कि एक साइड दोनों साइड पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बराबर थी, मतलब रोबोट सेंटर में चल रहा है, एनकोडर ने बता दिया टर्न ले लिया है। तो मैं देखूँगा किसकी वैल्यू को ज़्यादा वेट दे रहा हूँ मैं। मैं कोड के अंदर सेलेक्ट कर सकता हूँ कि किसकी वैल्यू को ज़्यादा वेट दे रहा हूँ, मतलब जिसकी वैल्यू ज़्यादा रिलायबल है, ठीक है? तो मैं कहूँगा कि अगर मेरा आईआर सेंसर, अगर मैं इसको ज़्यादा वेट देता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि अगर मेरा आईआर सेंसर कह रहा है कि मैं स्ट्रेट जा रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन में हूँ, तो इसका मतलब मैं स्ट्रेट लाइन में जा रहा हूँ। तो जो एनकोडर की वैल्यूज़ थी जो मुझे बता रही थी कि आपने टर्न लिया है, मैं उनको इग्नोर कर दूँगा, और मैं उसको एज़ अ स्ट्रेट डिस्टेंस को कंसीडर करूँगा, ठीक है? आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब ये काम था पहला। अब आईआर सेंसर से हम 2 काम करते हैं। ये काम था पहला, यानी कि हमने ये पता किया कि हमारा बोर्ड सीधा है या नहीं। हमने वॉल सेंटरिंग की, ये जहाँ पर आप देख सकते हो। ये हमारे आ गई आईआर एलईडीज़। यहाँ से हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट देखते हैं। वॉल सेंटरिंग बेस्ड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। 2 काम कर सकते हैं। पहला, वॉल को डिटेक्ट कर सकते हैं। देखो, अगर सामने वॉल ही ना हो, तो मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट बहुत कम होगी। मतलब कुछ रिफ्लेक्ट होकर वापस आया ही नहीं है। देखो, यहाँ पर इस तरह वॉल नहीं थी, तो इन लोगों ने जब लाइट एमिट की, तो वापस कुछ रिसीव ही नहीं हुआ। ना होने के बराबर वापस इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिसीव हुई, ठीक है?
इसका मतलब सामने वॉल नहीं है। पहली चीज़, हम वॉल डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हम ये बता सकते हैं कि हमारा माइक्रो माउस वॉल के दरमियान में सेंटर्ड है। ओके, ये थे आईआर सेंसर के 2 काम। अब मैंने बताया था कि अगर हमारे जो सेंसर फ्यूजन का एल्गोरिथम है, अगर इसके अंदर 3 सेंसर्स हों तो बेस्ट रहेगा। ओके, तो आईएमयू काफ़ी लोगों को पता होगा। आईएमयू ऐसा सेंसर है, यानी कि इनर्शियल मेजरिंग यूनिट। इसके अंदर जो नॉर्मल हम देखते हैं दुकानों के ऊपर एमपीयू 6050, ये काफ़ी चीप भी है। अब ये हमें 3 वैल्यूज़ बताता है, बल्कि 4 वैल्यूज़ बताता है। कौन-कौन सी? पहला, रोटेशन अराउंड ज़ेड एक्सिस, दूसरा रोटेशन अराउंड वाई एक्सिस, तीसरा रोटेशन अराउंड एक्स एक्सिस। रोटेशन अराउंड ज़ेड एक्सिस को बोलते हैं हम याव, रोटेशन अराउंड वाई एक्सिस एंड रोटेशन अराउंड एक्स एक्सिस, इनको बोलते हैं पिच एंड रोल रिस्पेक्टिवली। ओके, जेड एक्सिस के अराउंड रोल को बोलते हैं यॉ। ओके, और जो चौथी वैल्यू मैंने बोली थी जो ये देता है वो है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अराउंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये एक किस्म की एक्सेलरेशन नहीं देता, बस ये बताता है कि इसने फ्रंट पर मूव किया है या साइडवेज मूव किया है। ठीक है, एक्सेलरेशन बताता है, मतलब लीनियर मोशन कितना कवर हुआ है। अगर ये थोड़ा सा भी लीनियर मोशन कवर करे तो वो बताता है। अब इसकी जो वैल्यू है यॉ, हम असल में इसके अंदर इंटरेस्टेड है। ठीक है, क्योंकि हमने ये पता करना है कि ओरिएंटेशन खराब ना हो रोबोट की, तो हम इसकी यॉ की वैल्यू उठाएंगे सेंसर फ्यूजन के लिए। ओके, हम ये देखेंगे यॉ हमें जेड एक्सिस के क्रॉस बता रहा है अगर बोर्ड ने टर्न लिया या नहीं। तो अब हमारे पास कंपेयर करने के लिए 3 वैल्यूज आ गई हैं। पहली वैल्यू यॉ, दूसरी वैल्यू आई आर सेंसर्स की वैल्यूज। ओके, और तीसरी वैल्यू आ गई इनकोडर की वैल्यूज। अब हम तीनों को कंपेयर करेंगे। हम देखेंगे इनकोडर हमें बता रहा है टर्न ले रहा हूँ, हमें आईएमयू भी बता रहा है कि टर्न ले रहे हो, मगर आईआर सेंसर्स बता रहे हैं कि आप टर्न नहीं ले रहे। अब देखो हमारे पास 2 वैल्यूज हैं जो आप हमें बता रहे हैं टर्न ले रहे हो, तो हम इन दोनों की बात मानेंगे। हम बोलेंगे सही है, ये लोग सही कह रहे हैं, हम टर्न ले रहे हैं, तो हम इनकोडर की वैल्यूज के अंदर टर्न को कंसिडर करेंगे। अब अगर देखो मेरा आईएमयू और आईआर सेंसर्स मुझे बता रहे हैं कि टर्न नहीं लिया, मगर इनकोडर बता रहे हैं टर्न लिया है, तो मैं इन दोनों की वैल्यूज कंसिडर करूंगा, क्योंकि 2 सेंसर झूठ नहीं बोल सकते, एक झूठ बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो इनकोडर की वैल्यूज मुझे बता रही थी टर्न ले रहे हो, मैं उनको इग्नोर कर दूंगा और मैं उसका स्ट्रेट लाइन मोशन कंसीडर करूंगा। ठीक है, ये थी सेंसर फ्यूजन जो थी माइक्रो माउस के अंदर बहुत जरूरी। होप सो आपको समझ आ गई होगी ये, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, अब हमारा हार्डवेयर का और जो सेंसर्स वगैरह जो हमने डिस्कस करने थे वो सारे कवर हो गए हैं। अब हम चलेंगे मेज के एल्गोरिथम्स के ऊपर। मेज को सॉल्व करने के लिए जो एल्गोरिथम्स यूज होते हैं, अब हार्डवेयर के अंदर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। इब्राहिम, आप देखो अगर किसी का हैंड रेज होता है तो वो पूछ ले। हार्डवेयर का कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे बता दो। Yes, if anyone has questions, they can raise their hands. यार किसी भी क्वेश्चन किस्म का कोई भी क्वेश्चन है, पीछे से कोई भी चीज़, कुछ भी है, मतलब अगर कुछ भी समझ नहीं आई तो मुझे अभी बता दो, पीछे जाकर अभी कवर कर लेंगे। उसके बाद चलते हैं मेज सॉल्विंग एल्गोरिथम्स के ऊपर। I think किसी ने अभी तक हैंड रेज नहीं किया, तो you can continue further. अ, यार सब एक्टिव हो, एक बार हैंड रेज करके बता दो। क्वेश्चन के लिए नहीं, बस हैंड रेज कर दो कि सब एक्टिव हो, बस इतना पता चल जाए। क्योंकि मुझे लग रहा है कोई सुन रहा ही नहीं है। अगर कोई सुन रहा होता तो मैं मानता ही नहीं हूँ किसी का क्वेश्चन नहीं होगा। अच्छा ठीक है, मतलब सुन रहे हैं लोग बाकी सारे। हैंड्स रेज होना शुरू हो गए, ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा, मतलब कुछ लोग बस ऑन करके बैठे हुए हैं। कुछ ठीक लोग है, सर्टिफिकेट्स के मतलब लिए तो लोग नहीं आए एक्टिव थे हैं। ठीक खाली। है, कोई बात नहीं, कोई बात ठीक, ठीक। तो सब अपने हैंड्स नीचे कर नहीं। अगर लें ऐसे। क्वेश्चन कोई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे शुरू करते हैं। मैं सॉल्विंग एल्गोरिथम्स के ऊपर चलते हैं। तो ओके, आप हैंड बेशक नीचे कर लो, आगे चलते हैं। जिनका क्वेश्चन है वो हैंड्स ऊपर रखें बेशक, लेकिन बाकी नीचे कर दें। अच्छा, मुनीब, आपका मुनीम क्वेश्चन है अहमद आई थिंक। खान का आई थिंक क्वेश्चन है, मैं इनको अनम्यूट कर देता हूँ। इब्राहिम, मुनीब को अनम्यूट करो। ओके, उनका जी क्वेश्चन नहीं है। मुनीम, आप क्वेश्चन नहीं पूछ नहीं, वो सकते हैं। अच्छा, हैंड ओके, नीचे कर लिया ठीक उसने। ठीक। इब्राहिम, स्क्रीन विजिबल है?
Yes, it's visible. हेलो इब्राहिम। Yes, visible screen. ठीक है। ओके, तो सबसे पहला एल्गोरिथम पाकिस्तान की शान, वॉल फॉलोइंग। जितने भी कंपटीशन हो रहे हैं पाकिस्तान में, छोड़ के टिफ को, जो मैंने शुरू में मेंशन भी किया था, बैतुल-सलाम का कंपटीशन, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर है, उसको छोड़ के बाकी जितने भी कंपटीशन हो रहे हैं पाकिस्तान में, वो यही करते हैं, वॉल फॉलोइंग। उनका मेज़ इतना सिंपल होता है कि एक तो वो मेज़ पहले ही प्रोवाइड कर देते हैं, मेज़ आपसे हिडन नहीं होता। महीना पहले आपको पता चल जाता है मेज़ कैसा दिखता है, तो आप उसको हार्ड हार्ड कोड कर सकते हो आराम से। और दूसरी बात कि अगर आपको वो ना भी बताएँ, तो आप एक सिंपल एल्गोरिथम है, उसके थ्रू इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? उस एल्गोरिथम का नाम है वॉल फॉलोइंग। अब अगर देखो, अगर आप बोर्ड को यहाँ से स्टार्ट करते हो, ठीक है? यार, हाँ, अगर बोर्ड को यहाँ से स्टार्ट करते हो, आप कहते हो कि मैं हमेशा लेफ्ट वॉल को फॉलो करता रहूँगा, मतलब मैंने लेफ्ट टर्न लेने और लेफ्ट वॉल को फॉलो करता रहूँगा। अब यहाँ से स्टार्ट करोगे, तो इवेंचुअली आप लेफ्ट टर्न लेते-लेते वॉल को फॉलो करते-करते ये ये वाला पाथ यूज़ करोगे और ऑटोमेटिकली फिनिश लाइन तक पहुँच जाओगे। इवेंचुअली आपने फिनिश लाइन तक पहुँचना है। ये वाला एल्गोरिथम आपको शॉर्टेस्ट पाथ गारंटी नहीं करता, मगर ये ज़रूर गारंटी करता है कि आप फिनिश लाइन तक ज़रूर पहुँचोगे। पाकिस्तान में ये एल्गोरिथम कामयाब है, ठीक है? अब देखो, इसके 2 वेरिएंट्स हैं। आप राइट हैंड को भी फ़ॉलो कर सकते हो। हमेशा राइट टर्न लो। यहाँ से आए, ये वाला पाथ फ़ॉलो करेगा, राइट टर्न लेता रहेगा, वॉल को फ़ॉलो करता-करता ये वापस उसी पाथ पे आ जाता है। तो ये फिनिश लाइन तक पहुँच जाता है। आप राइट हैंड को फ़ॉलो करो, लेफ्ट हैंड को फ़ॉलो करो, इवेंचुअली फिनिश लाइन तक आपने पहुँच जाना है। मगर ये एल्गोरिथम फ़ेल हो जाता है जब आपके अरीना के अंदर डेड एंड्स हों, या डेड एंड्स, या फिर ऐसे सेक्शंस जो लूप हों, ठीक है? अगर आप लूप में फँस गए, आप वहाँ पर ही गोल-गोल घूमते रहोगे, कभी भी फिनिश लाइन तक नहीं पहुँच सकते। और शुरू-शुरू में जब माइक्रो माउस इंट्रोड्यूस हुआ था, उस टाइम लूप्स नहीं होते थे, ठीक है? आपके मेज़ के अंदर। तो लोग यही काम करते थे, या लेफ्ट हैंड फ़ॉलो करते थे या राइट हैंड फ़ॉलो करते थे। तो माइक्रो माउस ने इवेंचुअली ये वाला स्टेप निकाल दिया। आप अब कभी भी माइक्रो माउस के अंदर वॉल फ़ॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेज़ ही ऐसे हैं, अगर आप करना चाहो तो आप लूप के अंदर फँस जाओगे। और टिफ़ के अंदर भी ऐसा ही है, जो उनका अरीना है, वो बिल्कुल ऐसा है। आप कभी भी उसमें वॉल फ़ॉलो नहीं कर सकते, ठीक है? अब आते हैं एल्गोरिथम जो कि माइक्रो माउस के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, वो है फ्लड फिल, ठीक है? फ्लड फिल शुरू करने से पहले, फ्लड फिल बिल्कुल ऐसा है, जिस तरह आप किसी सेंटर पोज़ीशन में पानी गिराते हो और वो इक्वली आउटवर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाता है। मतलब अगर वो सरफ़ेस बिल्कुल प्लेन हो, अगर आप सरफ़ेस के दरमियान में पानी गिराओगे, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ फैलता जाएगा, ठीक है? फ्लड फिल भी इसी तरह काम करता है। आप अगर मेज़ के दरमियान से अब देखो, मैंने शुरू में आपको बताया था कि गोल आपको पता होगा हमेशा, ठीक है? मतलब वो आपके कोऑर्डिनेट्स भी सेट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका कोऑर्डिनेट मैं सेट कर देता हूँ। ये होगा जी, अगर मैं 0-0 से बोल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 0-0, तो ये अगर x है और ये y है, तो ये हो जाएगा 1-0, ये हो जाएगा 0-1, उसके बाद ये हो जाएगा 0-2, ये हो जाएगा 0-3, उसके बाद इसी तरह ये है, तो ये हो जाएगा 2-0, 2-3। मतलब हर ब्लॉक को आपने एक असाइन कर दिया कोऑर्डिनेट, ओके? तो आप इस तरह करते-करते इवेंचुअली जो आपकी गोल पोज़ीशन है, उसका कोऑर्डिनेट आपको पहले से पता होगा। क्योंकि कॉम्पिटिशन से पहले वो आपको बताते हैं कि जो टारगेट पोज़ीशन है वो ये है, और दरमियान में वॉल्स कहाँ-कहाँ पर हैं, वो आपको नहीं पता होगा। वो आपको कॉम्पिटिशन डे पे जाकर पता चलता है, जब वो ऊपर से कपड़ा रिमूव करते हैं। आपको अरीना रिवील होता है, अरीना कह रहा हूँ, आपको मेज़ रिवील होता है, ठीक है? जब आपको मेज़ रिवील होगा, तभी आपको पता चलेगा वॉल्स कहाँ-कहाँ पर हैं, और वो आपके रोबोट को खुद फाइंड करनी है। क्योंकि आपके पास 2 ट्राइज़ होती हैं। 2 ट्राइज़ नहीं, मतलब 2 रन्स मिलते हैं, ठीक है? पहले रन के अंदर आपने ये करना होता है कि आप पूरे मेज़ को एक्सप्लोर करते हो, मतलब ये आइडेंटिफ़ाई करते हो कि वॉल्स कहाँ-कहाँ पर हैं। सबसे पहले आपने एक ग्रिड को पास किया, मतलब एक सेल को पास किया। ये आपको क्या बताएगा? ये आपको बताएगा एनकोडर, कि आपने 18 सेंटीमीटर कवर कर लिए, मतलब आप एक ग्रिड से बाहर हो। मतलब आप कोऑर्डिनेट 1 पोज़ीशन जो थी 10, उसको पास कर लिया आपने। अब आप साथ-साथ मार्क करते रहोगे कि उस कोऑर्डिनेट पोज़ीशन पे वॉल्स कितनी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, आप इस डायरेक्शन को कुछ भी नाम दे सकते हो। इसको नॉर्थ बोलो, इसको ए बोलो, इसी तरह इस डायरेक्शन को साउथ बोलो या बी बोलो, कुछ भी बोल सकते हो मतलब। इसको आई थिंक ईस्ट ही बोलेंगे।
शायद, हाँ ईस्ट ही होगा। ये ईस्ट हो गया सी, और ये वाली डायरेक्शन होगी वेस्ट। इसको आप डी बोल दो, आपकी मर्जी है, कुछ भी बोल दो। तो आप जिस भी ग्रिड के अंदर होगे, आप ये करोगे कि सबसे पहले जब आप ग्रिड में पहुंचे हो, आप बता दोगे कि कौन कौन सी वॉल्स एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। पोजीशन तो आपको पता है। तो देखो यहाँ पर अगर आप थे, तो आप जब आईआर सेंसर से वॉल डिटेक्ट करोगे, ये आपको पता है कि बैक वाली जो वॉल है वो हमेशा एग्जिस्ट करेगी। अब आपने नोट किया आईआर सेंसर से कि इसकी लेफ्ट वॉल भी है, राइट वॉल भी है, मगर फ्रंट वाली वॉल नहीं है। तो आप कोड के अंदर जो ये वाला सेल था, इसके बारे में क्या स्टोर कर दोगे कि इसका एक बाइनरी नंबर होगा, और उसके मैं वही बिट 1 करूंगा जिस जहाँ जहाँ पर वॉल्स हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरा 4 बिट बाइनरी नंबर है 0000। अब मैं हर बिट को एक रिप्रेजेंटेशन देता हूँ, मतलब ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। तो इसके बिट्स को मैं चेंज करता हूँ बेस्ड ऑन इस सेल की कौन कौन सी वॉल्स हैं या नहीं है, ठीक है। नॉर्थ के ऊपर वॉल है, नॉर्थ के ऊपर वॉल नहीं है, इसको 0 रहने दो। साउथ के ऊपर वॉल है, साउथ के ऊपर भी वॉल है 1। ईस्ट के ऊपर वॉल है, ईस्ट के ऊपर वॉल है, क्लियर। वेस्ट के ऊपर, हाँ वेस्ट के ऊपर भी वॉल है। तो ये इस सेंसर का डाटा स्टोर हो गया, ठीक है। नेविगेशन इसे कहते हैं। अब अगर जब मैं अगले सेल में जाऊंगा, अगले सेल में मूव किया, यहाँ पर आकर अब इस सेल की वैल्यू स्टोर करूंगा। अब ये जो बाइनरी नंबर था 000, अब इस सेल के लिए मैं दोबारा एक वेरिएबल, यार अभी आपको आप लोगों ने ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी हुई, तो इसलिए मैं कोड कवर नहीं करा रहा। अगर कोड कवर किया आप लोगों ने पढ़ी होती तो आपको ये बताना बहुत आसान हो जाता। आप ना बेसिकली हर जो मेज का सेल है उसका एक ऑब्जेक्ट बना देते हो, ठीक है। जो आप क्लास बनाते हो कोड के अंदर, उसका एक ऑब्जेक्ट बना देते हो सेल, ठीक है। जो आपकी क्लास है वो कहलाई जाएगी मेज। हर और मेज के अंदर जो क्लास है, क्लास के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। पहले तो आप उसको वॉल्स दोगे कि उसकी वॉल्स का जो बाइनरी नंबर है कहाँ कहाँ पर वॉल्स एग्जिस्ट करती हैं। और दूसरी बात, उसको को कोऑर्डिनेट दे दोगे। दूसरा एट्रीब्यूट होगा उसका कोऑर्डिनेट, कि ये जो जिस सेल की मैं बात कर रहा हूँ ये कौन सा है, ठीक है। अब आप इन सारे जो थे आपके अ, यार आपके जो ग्रिड्स थी या जो आपके सेल्स थे, इनको आप लिंक लिस्ट के थ्रू भी जोड़ सकते हो, या फिर आप किसी और डाटा स्ट्रक्चर के थ्रू जोड़ सकते हो ताकि ये सारे आपस में जुड़ जाएं, इनके ऊपर नेविगेट करना आसान हो जाए। मगर ये इस वर्कशॉप की मतलब जो थी यार हमारी डोमेन इससे बाहर है। ये अभी मैं आपको नहीं पढ़ा सकता क्योंकि इसका प्री रिक्विजिट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो अभी हम इसे कवर नहीं कर पाएंगे, ओके। तो बस इतना जान लो कि हर जो भी हमारे पास सेल है ना, हम उसे कुछ ना कुछ वैल्यूज देंगे। एक बाइनरी नंबर होगा, हम उसके वो वाले बिट 1 करेंगे, बाइनरी बिट वो वाले 1 करेंगे जहाँ जहाँ पर वॉल्स हैं, और जहाँ पर नहीं है वो वाले हम छोड़ देंगे। इस तरह हमारे लिए मैपिंग बहुत आसान हो जाएगी। होप तो आपको ये पॉइंट कवर हो गया होगा। अब देखो, अब अगर मैं अज्यूम करूं कि यहाँ पर वॉल्स नहीं है, सिर्फ आपको फ्लड फील्ड समझाने के लिए, फ्लड फील्ड के लिए हम क्या करते हैं, जो आपका टारगेट पोजीशन है, सॉरी, हाँ यहाँ पर है, और यहाँ पर मैंने दे दिया पेन। और हाँ, जो आपकी टारगेट पोजीशन है उसे आप हमेशा दोगे वैल्यू 0 की, और 0 के जितने भी नेबरिंग सेल्स हैं जो डायरेक्टली इसके साथ कॉन्टैक्ट में है उसको मैं वैल्यू दूंगा 1 की, 1 की वैल्यू साइन की। अब 1 के जितने भी नेबर्स हैं जो इसके साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है उन्हें मैं वैल्यू दूंगा 2 की। 2 आ गया, इसके पास भी 2 आ गया, इसके पास भी 2 आ गया, इसके पास भी 2 आ गया, ठीक है। अब 2 के जितने भी नेबर्स हैं जो उसके साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में हैं उनको मैं वैल्यू दूंगा 3 की। 3, 3, और यहाँ पर भी आ गया 3। और इसी तरह यहाँ पर कुछ मिस्टेक किया है मैंने, रुको, सॉरी। हाँ, अगर वॉल्स को कंसिडर करना पड़ेगा, यहाँ पर जो मैं एल्गोरिथम बना रहा हूँ इसमें मैं वॉल्स को कंसिडर करूंगा, ठीक है। आई एम रियली सॉरी अगर किसी को कंफ्यूजन पैदा हुई है इस बात से, मगर वॉल्स को कंसिडर करेंगे, ठीक है। 0। अब देखो जो भी एक्सेसिबल नेबर्स हैं जहाँ पर मैं डायरेक्टली जा सकता हूँ, मतलब मेरे और उनके दरमियान में वॉल नहीं है। अब 0 के साथ कौन कौन से डायरेक्टली एक्सेसिबल हैं, ये वाला और ये वाला, यहाँ पर मैंने दे दी वैल्यू 1 की। अब 1 के साथ कौन से डायरेक्टली एक्सेसिबल है, मतलब जहाँ पर वॉल नहीं रोक रही, इस 1 के साथ 2 है, और ये वाला 2 है। इसी तरह इस 1 के साथ ये वाला आता है 2, और यहाँ पर दरमियान में वॉल है, ठीक है। अब 2 को देखते हैं। अब इस 2 के साथ कोई भी एक्सेसिबल नेबर नहीं बचा। अब इस 2 की बात करें, इस वाले की, तो इसके साथ डायरेक्टली जो एक्सेसिबल है वो ये है, मगर ऊपर हम जा नहीं सकते क्योंकि दरमियान में वॉल है, ठीक है। मैं वैल्यूज असाइन करता जाता हूँ। अब ये जो पार्ट है, ये जो मैं वैल्यूज दे रहा हूँ, ये होती है नेविगेट करने के बाद जब आप इनको वेट्स असाइन कर रहे हो।
मतलब जब आपको पता चल गया कि वॉल्स कहाँ पर हैं। ये उस केस में एप्लीकेबल है जब आपको पता है वॉल्स कहाँ पर हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट रखना। ये जो भी एल्गोरिथम में भी मैं समझा रहा हूँ, ये उस केस में है कि अगर आपको पता है कि वॉल्स कहाँ पर हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 आया। अब 2 के एक्सेसिबल नेबर्स कौन कौन से हैं? इस 2 का 3 और इस 2 का 3, ठीक है। अब इस 3 का 4 और 4, इस 3 का कोई भी नहीं बचा, ये वाला जो 3। इस 4 का 5, इस 4 का 5, 5, ठीक है। इस 5 का 6 और इस 5 का भी 6, इस 5 का 6 और इस 6 का 7 और इस 6 का 7। अब इस 7 का 8 और इस 7 का 8, इस 8 का 9 और इस 8 का 9 और यहाँ पर आ गया 10, ठीक है। अब मैं जो देखो जो मेरा स्टार्टिंग पोजीशन थी, वो उसको जो वेट मिला है वो है 10, मतलब मोस्ट फारदेस्ट अवे फ्रॉम मेरे गोल, ठीक है। मेरे गोल से सबसे दूर है ये। अब देखो मैं यहाँ से ट्रेवर्स करना शुरू करूंगा। अब मैं 10 से शुरू कर रहा हूँ। मेरा जो वॉल फॉलोअर था या मेरा माइक्रो माउस था, वो हमेशा छोटे नंबर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो 10 से मैंने मूव करना है 9 पे, क्योंकि इन दोनों साइड्स पे वॉल्स हैं। 9 से मैं जाऊंगा अच्छा 8 पे। सलमान, समवन इज आस्किंग अ क्वेश्चन इन ग्रुप, जहाँ पे एक्स का निशान है उसके जो ऊपर ग्रिड लगती है उसमें 3 नहीं आएगा? कौन सा? एग्जैक्टली जो ऊपर है, जहाँ ये पे वाला? आपने एक्स का मार्क किया हुआ है। हाँ उसके जो ऊपर है रुको, बिल्कुल, टू टू है जहाँ पे। यहाँ पे। हाँ यहाँ पे हाँ, ये बिल्कुल। पॉइंट अभी मैंने क्लियर किया कि देखो यहाँ पर वॉल है। ये आपको अगर नोट करो, यहाँ पर वॉल है। तो मैंने बात की थी डायरेक्टली एक्सेसिबल नेबर्स। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आपका पॉइंट क्लियर हो गया मुझे। सही कह रहे हो। जी, अली बिन दोबारा रेज सईद का करना ये पड़ेगा। क्वेश्चन था। हाँ हाँ, सही है सही है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या है इब्राहिम? बस अभी तक यही क्वेश्चन है। हाँ, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट। नहीं तो पूरा एल्गोरिथम गलत होता। मगर आप टेंशन ना लो, एल्गोरिथम कभी भी गलती नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पर आया 0, सॉरी, ठीक है। यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ पर आया 0, यहाँ पर आया 1, यहाँ पर भी 1, 1 के साथ आया 2 और 2, इस 1 के साथ आया 2 और उसके बाद इस 2 के साथ आया 3, इस 2 के साथ भी आया 3। इन दोनों 3 का शेयर्ड 4, 4 के साथ आगे 5 डायरेक्टली एक्सेसिबल, 5 के साथ 6, 6 के साथ 7 और इस 5 के साथ भी 6 और इस 5 के साथ भी 6, ठीक है। अब आएंगे 7, इस 6 का 7 और इस का 7, ठीक है। अब 7 के साथ 8, ये दो, 8 के साथ 9 और 8 के साथ ऊपर 9 आया, और यहाँ पर भी 9 आया और यहाँ पर आ गया 10। यहाँ पर दोबारा कोई गलती है। 4 5 6, 4 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 और 10 और 11, ठीक है। यार मैं 1 मिनट इस एल्गोरिथम को वेरीफाई कर लेता हूँ। मुझे लगता है कुछ ना कुछ गलती है, तो मैं वेरीफाई करके आपको बताता हूँ। 1 मिनट का टाइम चाहिए। ओके, सॉरी फॉर क्रिएटिंग कन्फ्यूजन। कोई भी गलती नहीं थी, एल्गोरिथम सही है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, ये हमेशा मूव करेगा टूवर्ड्स द स्मॉलर नंबर, ठीक है। 11 से हम स्टार्ट करें तो 11 से ये जाएगा, यहाँ से अगर स्टार्ट करें 11 से जाएगा 10 पे, 10 से जाएगा 9 पे। अब 9 पे जब ये आया, इसके पास दो ऑप्शन है, या तो 10 पे जाएगा या तो 8 पे। मगर मैंने आपको अभी बताया कि हमेशा जाएगा शॉर्टेस्ट नंबर के पास। तो ये गया 8 पे, 8 से 7 पे, 6 5। अब जब ये 5 पे आया तो देखो